ये कहानी सेट है 1942 में, जब कोरिया जापान के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। लेकिन कोरिया के एक शहर ग्योंगसेओंग में जापानी मिलिट्री मिलके हॉस्पिटल में कर रही थी एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपने सेना को और स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो बन के बाहर निकलेगा, शायद इसमें उनके दुश्मन क्या उन्हें खुद भी खतरा हो सकता है। तो आखिर उस हॉस्पिटल में इंसानों के ऊपर ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे थे? क्या इन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में दुनिया वालों को पता चल पाएगा? यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है साउथ कोरिया की साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा सीरीज ग्योंगसेओंग क्रिएचर, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ जापानी सोल्जर को देखते हैं जिन्हें कहा जाता है पीछे हट जाने के लिए। इसीलिए जनरल अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि हम 48 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे और हमारा जितना भी रिसर्च हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट हम जापान लेकर जाएंगे, और जो नहीं ले जा सकते उसे जलाकर यहीं राख कर दो। फिर वो अपने एक सोल्जर से कहता है कि हम लोगों ने यहाँ जो कुछ भी किया है उसकी जानकारी किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, सब कुछ जलाकर राख कर दो। इसके बाद सारे सोल्जर हैजमेट सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं, जो सभी फटाफट कई सारे डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने लगते हैं और बेस को तबाह करने के लिए बॉम्ब लगा रहे थे। ऑफिसर सीरम के बारे में पूछते हैं तो उसे बताया जाता है कि उनके पास 12 सीरम है और 8 नाजिन हैं, और वो 2 आइटम्स के बारे में पूछता है जिस पर वो सोल्जर बताते हैं कि टाइम कम था इसलिए हम उसे नहीं ले जा पाए। फिर हम वहाँ एक दरवाजे को देखते हैं जिसे कोई दूसरी तरफ से पीट रहा था, और वो जो भी था वो बहुत ताकतवर था। इसलिए वो लोग तुरंत वहाँ से निकलते हैं और सारे सोल्जर्स चारों तरफ तेल छिड़कने लगते हैं बॉडी को जलाने के लिए, और जितने भी कैदी होते हैं उन सभी को ताबड़तोड़ गोली मारकर वहीं खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद वो सभी ग्योंगसेओंग जाने के लिए निकल जाते हैं। वो पूरा जगह ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन हम उस तबाही के बीच एक राक्षस को देख पाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 1945 में ग्योंगसेओंग यानी के ओल्ड सोल में। एक ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और उसमें से हम एक आदमी और उसकी बेटी को निकलते हुए देखते हैं। वो बाजार में आकर एक बच्चे से न्यूज़पेपर खरीदता है और वो आदमी उसे पैसे देता है और चेंज रखने के लिए कहता है। बच्चा खुश हो जाता है और उस आदमी को आज की असली खबर बताता है, और उस कागज के टुकड़े में टोक्यो में होने वाले रेड के बारे में बताया गया है। 9 मार्च को टोक्यो में बमबारी के बाद जापान में हर जगह हार का साया छा चुका है, और इसी का इंतजार कोरियन के लोग कर रहे थे कि जापान अपने घुटने कब टेकेगा। इसके बाद बाजार में कुछ जापानी अथॉरिटीज पहुंच जाते हैं जिनके पास वो छोटा सा कागज था जिसमें असली खबर लिखा हुआ था। वो उसे पीटने लगते हैं क्योंकि वो विद्रोही होते हैं। इसके बाद वो ढूंढ ढूंढ कर विद्रोही को मारने लगते हैं, और इसके बाद उन सभी को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया जाता है, और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि ये जबरदस्ती है, उन्हें आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा और उन्हें दुश्मन के तरफ से लड़ना भी पड़ेगा। इसके बाद कहानी आती है एक मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जिसका नाम है जांग टेसांग, जो हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर नाम के पॉन शॉप का मालिक है। लेकिन फिलहाल उसे चेयर में बांधकर बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। बाहर खड़े सोल्जर टेसांग के बारे में बात करते हैं, जो हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मालिक है, जो उस जगह लोकेटेड है जहाँ काफी धनी लोग रहते हैं। ग्योंगसेओंग की अकेली एक ऐसी जगह जहां लोग अपना सामान बेचने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और पैसों के बदले में अपना कीमती सामान बेचकर जाते हैं, और मैनेजर गू कभी कभी कुछ लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम एक नौकर को देखते हैं बोमो, जो यही कुछ कीमती सामान लेकर एक बूढ़ी औरत मिसेस नवोल को लेकर जाकर देता है। लेकिन वो औरत उस लड़के से पूछती है छुपाई हुई घड़ी वापस करो। वो लड़का अपने पैंट में से घड़ी निकाल कर दे देता है। इसके बाद मिसेस नवोल एक लॉकर खोलती है जिसके अंदर शहर के लोगों के कीमती सामान रखे हुए थे। फिर वहां पर उनका मालिक टेसांग आता है और एक कीमती घड़ी उठाकर पहन लेता है क्योंकि उस घड़ी का लेदर उसे बहुत पसंद आया। इसके बाद वो लेडी मैदा के बारे में बात करने लगता है, जो जनरल मैदा की बेटी है और उसका हस्बैंड है कमिश्नर इशिकावा, और वो ऐसे घर से ताल्लुक रखती है जिसकी मुट्ठी में पूरा ग्योंगसेओंग है। इसलिए वो नवोल से कहता है लेडी मैदा के लिए एक टी सेट तैयार कर देने के लिए। टेसांग ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो उसने खुद से किया है, और वो कहता है कि उसे जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो पाकर रहता है। शहर में उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो इस चेयर तक कैसे पहुंचा, और उसे टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं बल्कि लेडी मैडा का हस्बैंड कमिश्नर इशिकावा है, जिसे लगता है कि टेसांग का उसकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है, और वो उसे पूछता है कि तुम मेरी पत्नी से क्यों मिलने गए थे, तुम लोग मिलते क्यों रहते हो। टेसांग कहता है क्योंकि उन्हें एक कप का सेट चाहिए था जो पूरे शहर में नहीं मिलता, लेकिन जब मुझे मिला तो मैं उन्हें वापस
वापस देने के लिए गया था, लेकिन कमिश्नर उसे बहुत पीटता है। टेसंग हंसने लगता है और वो कमिश्नर से कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है? वो कमिश्नर इशिकावा से कहता है कि सोचो, अगर उन्हें पता चल गया कि आप अपनी बीवी पर शक करते हैं तो उन्हें कैसा लगेगा। कमिश्नर उसे मारना बंद करता है और टेसंग उसे पूछता है कि आपको मुझसे चाहिए क्या। तो कमिश्नर उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं, मियोंग जा, और कहते हैं कि ये कुछ दिन से गायब है, शायद एक हफ्ता हो गया। टेसंग की इस शहर में पहुंच काफी ऊपर तक है, इसलिए कमिश्नर उसे मदद मांग रहे हैं। कमिश्नर कहते हैं कि वो औरत कहाँ गई है, किसके साथ भागी है, सब कुछ पता लगाओ, और अगर तुम ये काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ। टेसंग के पास पतझड़ तक का समय है, वो इस काम के लिए मान जाता है। वो अपने घर आता है और नवोल उसे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। टेसंग पूछता है कि अगर मैं अपने प्रॉपर्टीज को बेचना चाहूँ तो कितना समय लगेगा। नवोल घबराने लगती और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। टेसंग कहता है, मुझे लगता है बहुत ही जल्द मेरा खेल खत्म होने वाला है। फिर हम उसी आदमी और उसकी बेटी को देखते हैं और वो आदमी एक बार के अंदर चला जाता है और अंदर वो एक लड़की को देखकर उसे पूछता है कि वो साचिमोटो नाम के जापानी आदमी को ढूंढ रहा है, वो यहाँ आता जाता था, वो एक पेंटर है। वो औरत कहती है, इस नाम के आदमी को मैं जानती हूँ, लेकिन वो पेंटर नहीं बल्कि सर्विस में है। वो औरत उसे कहती है, आप हाउस ऑफ ट्रेजर में जाकर क्यों नहीं पता कर लेते हैं। इसके बाद वो लड़की एक दुकान में जाती है और उस दुकानदार से पूछती है कि क्या तुम मुझे वो मोटरसाइकिल बेचोगे। दुकानदार कहता है गाड़ी खराब है, लेकिन फिर भी वो लड़की खरीदना चाहती है। दुकानदार कहता है 280 वॉन देना होगा। फिर वो लड़की उस आदमी के कबाड़ वाले दुकान से कुछ सामान इकट्ठा करती है और कहती है 250 वॉन दूंगी और ये सब कुछ लेकर जाऊंगी। दुकानदार मान जाता है, क्योंकि वैसे भी वो गाड़ी चलने लायक तो है नहीं, लेकिन वो लड़की उस गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है और वहां से चली जाती है और दुकानदार हक्का बक्का रह जाता है। टेसंग अपने साथ काम करे लोगों को बता चुका है कि उसे किसी एक औरत को ढूंढना है जिसका नाम है मियोंग जा, जो कमिश्नर इशिकावा की रखेल है। लेकिन फिलहाल कई सारे औरत के गायब होने की खबर आ रही है, इसीलिए ये सोचना पड़ेगा कि आखिर मियोंग जा गई कहाँ होगी। इसीलिए मैनेजर गू टेसंग से कहते हैं कि हमें यहाँ ये सब कुछ बेचकर चले जाना चाहिए। जिसके बाद उसके और नवोल के बीच लड़ाई होने लगती है। टेसंग अपने घर के बाहर देखता है तो उस पर कमिश्नर के लोग नजर रख रहे थे, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है, हमारे खबरी लोगों से कांटेक्ट करो, उनसे कहो मियोंग जा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है निकालने के लिए, और वो कहाँ गई है, किससे मिल रही है, सब कुछ। वो बोमो से कहता है, तुम जाकर पता करो मास्टर जून टेक के बारे में कि वो कहाँ है, क्योंकि पूरे ग्योंगसियोंग में वही एक आदमी है जो कमिश्नर के रखेल के साथ भागने की जुर्रत कर सकता है, और उनके पास जितना भी कीमती सामान है उसे बेचने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उन्हें पैसे इकट्ठे करने होंगे। और वो नवोल से कहता है पता लगाने के लिए अभी या फिर अगले महीने तक कितने सारे जहाज यहाँ से निकलने वाले हैं, हो सकता है हमें आगे चलकर ये शहर छोड़कर भागना पड़े। गू और बोमो निकलते हैं और उसके पीछे कमिश्नर के लोग पड़ जाते हैं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो सोच रही थी कि शहर का इतना बड़ा आदमी, उस पर नजर रखने वाले लोग तो जरूर होंगे। फिर वो खिड़की के तरफ देखती है और टेसंग उसे ही देख रहा था। टेसंग कर क्या रहा है इसकी खबर कमिश्नर को भी लग जाती है। इसके बाद वो मियोंगजा की तस्वीर निकालता है और एक फ्लैशबैक देखते हैं जब कमिश्नर को वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है। लेडी मैदा परेशान थी कि उसका कमिश्नर पति घर नहीं आ रहा। इसके बाद हम एक जेल में कुछ औरतों को देखते हैं जो काफी डरी हुई, और वहाँ पर लैब से एक आदमी आता है सोल्जर्स के साथ, लेफ्टिनेंट केटो, और सोल्जर एक औरत को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं और फिर दूसरे जेल से एक औरत को बाहर धक्के देकर गिरा दिया जाता है और उसके चेहरे पर चोट लग जाती है, जिसे देखकर एक नई औरत बहुत ज्यादा डर गई थी। जनरल कहते हैं दोनों औरत को लेकर चलो। इसके बाद दोनों को अलग अलग जेल में बंद करके रखा जाता है। उनके सामने खाना रखा हुआ था, जिसे देखकर वो औरतें खुद को रोक नहीं पाते हैं और खाना खाने लगते हैं और पानी पीने लगते हैं, लेकिन उस पानी में किसी तरह का सीरम मिला हुआ था और ये सीरम उस राक्षस से कनेक्टेड है जो हमने शुरू में देखा। टेसंग एक ऑफिसर को पकड़ लेता है जो उस पर जासूसी कर रहा था, जो कमिश्नर का आदमी है, और वो उसे कहता है कि मुझे बुक्सॉन जाना है तो लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो हर जगह मुझ पर तुम्हें जासूसी नहीं करना पड़ेगा। और उसे जाते हुए वही लड़की देख लेती है। नवोल एक आदमी की मदद लेती है अपने दुकान के सारे कीमती सामान बेचने के लिए, और उस आदमी को भी पता है टेसंग के बारे में, और वो कहता है कि आपको इस काम के लिए जासूसों की मदद लेनी चाहिए जो बाहर घूमते रहते हैं। उनकी पहुंच हर जगह तक है, दुनिया के हर कोने तक। अगर कोई मर भी जाए तो उसके हड्डियों को भी वो खोज कर ले आते हैं। नवोल को इसमें इंटरेस्ट आता है और वो कहती है कि मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। तो वहीं वो लड़की टेसंग का पीछा कर रही थी और टेसंग उस पुलिस ऑफिसर को पैसे देता है और कहता है तुम जाकर डिनर एंजॉय करो। फिर वो उस रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वो बस पीछे के रास्ते से बाहर निकल आता है और वो लड़की उसका पीछा कर रही थी। लेकिन आखिर में उस लड़की को टेसंग गन पॉइंट पे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो, तुम किसके लिए काम करती
करती हो और मेरे पीछे क्यों आ रही थी। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई में उस लड़की का टोपी खुल जाता है और उसके लहराते हुए बाल को देखकर टेसांग का तो दिल ही पिघल गया था। टेसांग अपना बंदूक नीचे कर देता है और पूछता है कि तुम मुझे मारने के लिए तो नहीं आई, तुम्हें चाहिए क्या। वो लड़की कहती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। वो एक जापानी है और एक पेंटर है, साचीमोटो उसका नाम है। लगभग उसकी उम्र 30 साल की है। टेसांग कहता है वैसे वो उस आदमी को नहीं पहचानता। वो लड़की कहती है मैं अपनी माँ को भी ढूंढ रही हूँ जो 10 साल पहले लापता हो गई थी। टेसांग को लगने लगता है कि शायद साचीमोटो उसकी माँ का आशिक था और वो दोनों एक साथ भाग गए। ये सुनकर वो लड़की उसे थप्पड़ लगाती और कहती है सोच समझकर बात करो। जाते जाते वो उससे उसका नाम पूछता है और वो उसके आंख की तारीफ करता है और वो लड़की उसे बेशरम कहकर चली जाती है। टेसांग साचीमोटो को ढूंढने का सोचता है। उसके बाद हम एक आर्टिस्ट के वर्कशॉप में एक लड़के को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि साचीमोटो ही है। वो कुछ ड्राइंग कर रहा था और तभी कुछ लोग उसके घर पर आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें बुलाया गया है। टेसांग जूनटेक से मिलने के लिए जाता है। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। जूनटेक म्योंजा को जानता था जब वो कमिश्नर से प्यार नहीं करती थी। टेसांग उसे बताता है कि उसके गायब हुए 1 हफ्ते हो गए हैं। जूनटेक पूछता है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसे गायब करने वाला मैं हूँ। जूनटेक को भी पता है कि कुछ समय के बाद कमिश्नर टेसांग के प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा और अगर कमिश्नर को अपने रखेल को ढूंढना होता तो वो कब का ढूंढ चुका होता, लेकिन फिर भी उसने इन सब में टेसांग को घसीटा। जूनटेक टेसांग से कहता है कि अपने पैसे कमिश्नर को देने से अच्छा है कि कोरिया जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है उसके लिए खर्च करें, अपने देश की मदद करें। जिस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और जब वो बाहर आता है तो वही पुलिस ऑफिसर उससे मिलता है। टेसांग उसे कहता है मुझे घर लेकर चलो। वो भी सोच रहा था कि वो जासूस बनने आया पर वो ड्राइवर बन के रह गया। फिर हम जापानी आर्मी के एक लेफ्टिनेंट को देखते हैं जिसे बताया जाता है कि सब्जेक्ट 1 पर असर दिखना शुरू हो गया है। फिर हम उन 2 कैदियों में से एक को देखते हैं जिसे नाजिन दिया गया था। इस वजह से वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी, अपना सिर पटक रही थी। और लेफ्टिनेंट देखते हैं कि दूसरी औरत शांत बैठी हुई है और वो चाहता है कि उसमें भी सीरम इंजेक्ट किया जाए, लेकिन उसकी भी हालत बहुत खराब थी। वो उल्टी कर रही थी और उसके शरीर के अंदर कुछ तो था। टेसंग जब अपने घर आता है तो नवोल उसे बताती है कि मुझे कुछ जासूसों के बारे में पता चला है जो कहीं भी किसी को भी ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर वही आदमी और वो लड़की होते हैं और ये वही लड़की है जिसे टेसंग की लड़ाई हुई थी। टेसंग उन दोनों से कई सवाल जवाब करने लगता है जिस वजह से वो लड़की तंग आकर कहती है अगर भरोसा नहीं है तो ये काम किसी और से करवा लो। वो आदमी कहता है कि 10 सालों में हम लोगों ने 200 केसेस सॉल्व किए हैं और वो लड़की चेओक टेसंग के बारे में बुरा भला कहने लगती है जिस पर नवोल भी उसे पूछती है कि आपने उस औरत के साथ कुछ किया है क्या। टेसंग कहता है मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस मैंने यही कहा कि मुझे उनकी आंखें खूबसूरत लगती है। ये सुनते ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। टेसंग फिर उन्हें साचीमोटो के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अगर तुम किसी जापानी को ढूंढना चाहती हो तो मुझसे अच्छा तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। मेरी पहुंच कहाँ तक है ये तुम सोच भी नहीं सकती। चेओ कहती है कि इस हिसाब से म्योंगजा को तुम क्यों नहीं ढूंढ लेते। वो कहता है मैं ढूंढ लेता अगर वो जिंदा होती। टेसंग चेओक से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को भी ढूंढने में मदद करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। साचीमोटो को उसी लैब में लाया जाता है और उसे कहा जाता है दूसरे कमरे में जाने को और उसे जो दिख रहा है वही उसे ड्राइंग करना होगा, लेकिन ज्यादा करीब नहीं जाना नहीं तो खतरा भी हो सकता है। इसके बाद वो एक फ्लैशलाइट लेकर अंदर देखता है तो एक औरत खून में लथपथ गिरी हुई थी और जैसी वो लाइट ऊपर की तरफ करता है एक क्रिएचर उस पर हमला करता है। अब कहानी जाती है 1 साल पहले ग्योंगसियोंग के ऑनसियोंग हॉस्पिटल को दिखाते हुए। साचीमोटो उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए अप्लाई करता है और कुछ सवाल पूछने के बाद डॉक्टर उसे एनाटॉमी पर किताब देते हैं और बताते हैं कि हॉस्पिटल में हर दिन कोई ना कोई रिसर्च चलते रहता है और उसका रिकॉर्ड रखना साचीमोटो का काम होगा। वो पूछता है कि मुझे यहाँ किस चीज का ड्राइंग बनाना होगा। इसके बाद उसे ले जाया जाता है एक कमरे में जहाँ एक पेशेंट था जो छटपटा रहा था। साचीमोटो काफी घबराया हुआ था। इसके बाद डॉक्टर उसका पेट काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो आदमी गुहार लगा रहा था ऐसा मत करना, लेकिन डॉक्टर रुकते नहीं और साचीमोटो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाहर जाकर उल्टी करता है। वो यहाँ पर आया था, उसे ऐसा लगा कि उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन शायद उसने गलती कर दी। वो कमरे में रो रहा था तभी साफ सफाई करने वाली एक औरत आती है और उसे रोता हुआ देखकर कहती है कि तुम्हें ये सब देखने की आदत पड़ जाएगी, हम इंसान की नेचर होती ही ऐसी है। साचीमोटो फिर कैद खाने में जाता है जहाँ वो औरतों को बंद देखता है। तभी वो औरत मॉन्स्टर में बदलने लगती है। फिर कहानी आती है
प्रेजेंट में जब उस जेल के अंदर वो क्रिएचर साचिमोटो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उस क्रिएचर के गले पर एक नेकलेस देखता है। चेओक अपने पापा से पूछती है, आपने उसे काम करने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? बहुत बेशरम किस्म का इंसान है वो। उसके पापा उसे समझाते हैं कि इतनी जल्दी किसी को देखकर धारणा नहीं बनाना चाहिए, वो हमारा काम करने की कोशिश करेगा और हम उसका काम करेंगे। चेओक को कुछ सही नहीं लग रहा था और उसके पापा कहते हैं कि ये आखिरी बार होगा जब हम एक साथ काम कर रहे हैं, इसके बाद तुम अपनी घर चली जाना। चेओक पूछती है कि मेरी माँ का क्या होगा? पापा कहते हैं शायद मेरी गलती के वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये सब में मैं तुम्हें ढकेलना नहीं चाहता था, तुम अपनी जिंदगी जाकर जियो। चेओक बाहर आकर एक पेड़ को देखती है और टेसंग की बातों को याद करती है कि उसके पास सिर्फ पतझड़ तक का समय है। चेओक जापानी कमांड पोस्ट तक आ जाती है और एक औरत को देखती है जो एक आदमी को चिट्ठी दे रही थी। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और चेओक उस आदमी का पीछा करने लगती है और वो पहुंचती है स्प्रिंग हॉल ऑफिस। मैनेजर अपने मालिक को बता रहा था कि मियोंगजा उन्हें नहीं मिलने वाली, कोई सबूत ही नहीं है कि वो गई कहाँ है। टेसंग को भरोसा है कि कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। टेसंग के दुकान में एक आदमी आ जाता है जो नौकर को पीट रहा था, क्योंकि उस आदमी के हिसाब से उसके पास जो मटका है वो काफी बेशकीमती है, लेकिन टेसंग बताता है कि इसकी कीमत बहुत कम है, शायद तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है। अगर तुम्हारे पास इसकी रसीद है तो हमें दिखाओ, वरना तुम पुलिस के पास जाओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी टेसंग के बारे में जानता है कि उसे कमिश्नर का काम करना है, वरना कमिश्नर उसका सारा जायदाद जब्त कर लेगा। ये सुनकर टेसंग उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों के बीच काफी टेंशन बढ़ने लगती है और माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन आखिर में वो लोग चले जाते हैं। नावोल टेसंग को बताती है कि जासूसों का पता चल गया कि आखिरी बार मियोंगजा कहाँ देखी गई थी। इसके बाद वो बाप बेटी जासूस आते हैं और बताते हैं कि उन्हें आखिरी रिक्शा के बारे में पता चल गया है जिसमें मियोंगजा दिखी थी। और चेओ कहती है तुमने कहा था कि वो मर गई होगी, इसलिए हमने सोचा कि आखिर वो कौन है जो उसे मारना चाहता होगा, और शायद वो मारने वाली कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर की पत्नी लेडी मैदा होगी। लेडी मैदा ने मियोंगजा को अपने घर बुलाया था, फिर आधे घंटे के बाद उसे भेज दिया गया ओंगसोंग हॉस्पिटल। उन दोनों को ये खबर पता चली उसी आदमी से जिसकी कल रात चेओक स्प्रिंग हॉल ऑफिस तक पीछा कर रही थी। मैनेजर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जाने वाला सिर्फ जापानी आर्मी या जनरल ही होते हैं, आखिर एक मामूली औरत वहां क्यों जाएगी? चेओक कहती है इसका जवाब तो हॉस्पिटल के अंदर जाकर ही मिलेगा, वैसे भी तुम्हारे मालिक की पहुंच तो बहुत दूर तक है। टेसंग कहता है उसके कुछ दोस्त है जो हॉस्पिटल में जाने में मदद कर सकते हैं। चेओक कहती है रहने दो, तुमसे नहीं होगा, हम लोग खुद चले जाएंगे। टेसंग अपने लॉकर में से कुछ पैसे निकालता है और जून टेक को जाकर देता है और कहता है तुम इसका इस्तेमाल अपने मन मर्जी से करो, बदले में मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए, क्योंकि तुम चुनिंदा इंसानों में से एक हो जिसे ओंसियोंग हॉस्पिटल में जाने की परमिशन है। जून टेक कहता है क्या ये कहीं तुम्हारे कमिश्नर के बारे में तो नहीं है, तुम ये पैसे खुद ही रखो। वो जानना चाहता है कि आखिर टेसंग हॉस्पिटल जाना क्यों चाहता है, लेकिन टेसंग उसे कहता है तुम ना ही जानो तो बेहतर है। फिर वो उसका आई कार्ड लेकर बाहर निकलता है, तभी वहाँ जासूस बाप बेटी आते हैं। चेओक को उस तरह के सुंदर कपड़ों में देखकर टेसंग फिर से पिघल जाता है। इसके बाद टेसंग, मैनेजर और जासूस बाप बेटी चारों वहाँ से निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल के गेट पर वो जून टेक का दिया हुआ आई कार्ड दिखाते हैं और मैनेजर झूठ कह देता है कि पीछे जो औरत बैठी हुई है वो मेरे मालिक की मंगेतर है और वो आदमी उस औरत के पिता हैं। जापानी पुलिस उन्हें अंदर जाने देते हैं और इसकी खबर कमिश्नर इशिकावा को लग जाती है कि टेसंग अपने साथ और भी 3 लोगों को लेकर ओंसियोंग हॉस्पिटल पहुंच गया है, शायद उन लोगों का कोई प्लान है। टेसंग रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि मुझे डॉक्टर टाकाहाशी से मिलना है, और जूनटेक से ये पहले ही उसे पता चल चुका था कि आज वो डॉक्टर नहीं आने वाले थे। तभी वहाँ पर मैनेजर नाटक करने लगता है कि उसके पेट में बहुत जोर दर्द उठा है, और ये मौका देखकर बाप बेटी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन एक सफाई करने वाला आदमी चेओक को देख लेता है चुपके से अंदर जाते हुए। वो रिकॉर्ड रूम में आ गई थी, तभी वहाँ वो कर्मचारी अंदर आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम रिकॉर्ड रूम में क्या कर रही हो। चेओक बहाना करने लगती है और उसे कहती है तुम जापानी तो नहीं लगते, आवाज मत करना, मुझे बस जाने दो। तभी वहाँ उसके पिता भी आ जाते हैं और उस आदमी पर बंदूक उठा देते हैं, और वो कर्मचारी पूछता है कहीं तुम दोनों मंचूरिया से तो नहीं हो, और यहाँ पता चलता है कि वो भी जापानी लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। बाहर मालिक और मैनेजर नाटक कर रहे थे, तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं बहुत बड़ा सा इंजेक्शन लेकर। दोनों चेओक और उसके पापा को कमरे से निकलते हुए देखते हैं, जिसके बाद मैनेजर कहने लगता है अरे मेरा दर्द तो अचानक गायब हो गया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी हॉस्पिटल में गन शॉट की आवाज आती है। लोग सोचने लगते हैं कि सामने मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है, शायद वहीं से ये आवाज आई होगी। मैनेजर को लगता है बंदूक अंदर ही चली है। बेसमेंट में लेबोरेटरी में देखते हैं वहाँ गोली चली थी, क्योंकि सोल्जर क्रिएचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जिसने 2
वो सोल्जर को घायल कर दिया है। लेफ्टिनेंट केटो से सोल्जर पूछते हैं कि आखिर हम लोग करे क्या। तभी वो क्रिएचर घायल सोल्जर को पकड़ कर ले जाता है और लेफ्टिनेंट ऑर्डर देता है कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट क्रिएचर के ताकत को देखकर काफी इम्प्रेस था। तभी एक सोल्जर क्रिएचर पर गोली चलाता है लेकिन वो क्रिएचर उसे भी मार देता है। लेफ्टिनेंट ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। यही तो वो बनाना चाहते थे। चेओक टेसंग से कहती है कि आज रात के लिए वो और उसके पिता इसी हॉस्पिटल में रुकना चाहते हैं। टेसंग पूछता है कि तुम लोग करने क्या वाले हो। वो बताती है कि हॉस्पिटल के पीछे मिलिट्री वार्ड है और उसके बेसमेंट में जरूर कुछ चल रहा है और यहाँ रहने वाले लोगों को उस बेसमेंट में रखा जाता है और जो लोग यहाँ आते हैं वो कभी बाहर नहीं निकलते। मियोंगजा भी शायद वहीं हो सकती है। यही पता लगाने के लिए वो जाना चाहती है। कर्मचारी आकर बताता है कि आप लोग किसी और दिन आइएगा, अभी फिलहाल हलचल मची हुई है। जासूस और समय बर्बाद नहीं करना चाहते और वो कर्मचारी बताने लगता है कि 1 साल पहले उसके भाई को जो प्रिजन में था उसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। उसके बाद से वो गायब हो गया। टेसंग को उस कर्मचारी पर भरोसा नहीं था, इसलिए चेओक से वो कहता है कि मुझे प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम सब नया प्लान बनाते हैं, उसके बाद जाएंगे। चेओक याद दिलाती है कि तुम्हारे पास सिर्फ पतझड़ तक का समय है। वो उसे कहती है ये बस प्लान में थोड़ा सा चेंज ही तो हुआ है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम मेरे लिए साची मोटो को ढूंढो। फिर वो वहां से चली जाती है। जैसे ही मालिक और मैनेजर बाहर आते हैं एक डॉक्टर उन दोनों को पकड़ लेते हैं क्योंकि इस एरिया में कोई भी विजिटर अलाउड नहीं था। फिर वहां पर नर्स आती है और उन दोनों को बचा लेती है, ये कहकर कि ये दोनों डॉक्टर टाकाहाशी के पेशेंट हैं। तभी सायरन बजने लगता है और नर्स उनसे कहती है जल्दी यहाँ से निकल जाइए। आज जितने भी विजिटर आए थे सभी को हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। बेसमेंट में देखते हैं कि क्रिएचर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेफ्टिनेंट सोल्जर से कहते हैं लेवल 4 की तैयारी शुरू करो, नाइट्रोजन लेकर आओ। जासूस बाप बेटी और कर्मचारी हॉस्पिटल में होते हैं और हॉस्पिटल में नो एंट्री साइन लगा दिया जाता है और अब हॉस्पिटल बंद हो चुका था। सोल्जर उस प्रिजन के अंदर नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं और उस क्रिएचर को बेहोश कर उसे बाहर ले आते हैं और वो लेवल 4 में जाने वाले थे। क्रिएचर के शरीर से छोटे छोटे स्पोर्स निकलने लगते हैं जो पूरे प्रिजन में फैल जाते हैं, लेकिन उस स्पोर्स के कांटेक्ट में आने से सभी कैदियों के शरीर में जलन स्टार्ट हो जाता है और वो सभी दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। तो वहीं कर्मचारी और बाप बेटी मिलिट्री वार्ड पर नजर रखे होते हैं और कर्मचारी बताता है कि जापानी सैनिकों को दूसरे और तीसरी मंजिलों में रखा जाता है। पहले मंजिल में सिर्फ ऑफिस है, बहुत सारे सैनिक वहां तैनात होते हैं और सामने एक वॉच टावर था जो खाली था क्योंकि उसका फाउंडेशन थोड़ा कमजोर है, इसलिए वहां लोग जाते नहीं। चेओक वॉच टावर तक जाने की कोशिश करती है और वहां से वो सभी चीजों पर नजर गड़ाए बैठी होती है। सायरन बजने लगता है और सारे सोल्जर निकलने की तैयारी कर रहे थे। चेओक देखती है कि कैद खाने से कैदियों के बॉडी को बाहर लाया जाता है जो उस स्पोर से इन्फेक्टेड होकर मर गए और वहाँ एक लड़की के बॉडी को देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। टेसंग घर पर होता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है लेकिन उसे उस लड़की की चिंता हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? नवोल अपने मालिक से कहती है लगता है आपको प्यार हो गया है, लेकिन टेसंग कबूल ही नहीं कर रहा कि उसे प्यार हो गया है। नवोल उसे कहती है ऐसे टेंशन में रहने से फायदा क्या, जाकर उन्हें दिखा दीजिए कि आपकी पहुंच कहाँ तक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो बाहर जाता है और पुलिस ऑफिसर को साची मोटो के बारे में बताता है। कहता है कि जाकर कमिश्नर इशिकावा को बता दो, मियोंगजा को अगर ढूंढना है तो इस आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है। जूनटेक के बार में साची मोटो को देखते हैं जो एक लड़की का ड्राइंग बना रहा था और वही लड़की जो ड्रिंक सर्व कर रही थी उससे ड्राइंग के बारे में पूछती है कि ये आखिर लड़की है कौन। अगली सुबह खबर फैल जाती है कि ऑनसियोंग हॉस्पिटल बंद होने वाला है क्योंकि वहाँ एक बीमारी फैल गई है और कई लोगों को दफनाया गया है। मैनेजर इस खबर को पढ़ते हैं और बोमो हॉस्पिटल के बाहर देखता है कि जापानी मिलिट्री ने हॉस्पिटल को घेर दिया है। इस बारे में वो अपने मालिक को बता देता है और टेसंग चेओक की चिंता कर रहा था और वो निकलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तभी उसके दुकान पर वही नर्स आ जाती है और उसे चेओक और उसके पापा का मैसेज पहुंचाती है कि मियोंगजा मिल गई है, लेकिन वो नर्स कहती है कि वो दोनों अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं और नर्स किसी तरह वहां से भागकर निकल आई और जो लोग अंदर हैं वो सुरक्षित है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है और उसे उस बीमारी के बारे में भी नहीं पता। लेकिन वो बहुत रोते हुए कहती है कि कई लोगों को दफनाया गया है, पता नहीं कितने लोग और मरेंगे। वो भी कोरिया की आजादी के लिए लड़ रही है और कहती है हॉस्पिटल के अंदर कुछ तो चल रहा है। उसके सीनियर ऑफिसर पता करने के लिए अंदर गए लेकिन कोई जिंदा बाहर नहीं लौटा। चेओक और उसके पापा हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और उन्हें क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और टेसंग हॉस्पिटल के अंदर जाने का मन बना लेता है चेओक को बचाने के लिए।
स्पोर्ट्स के कांटेक्ट में आने के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी मारे जाते हैं, मतलब कि कैदी मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट केटो अपने घायल सिपाही से पूछता है कि वो मॉन्स्टर कैसी है दिखने में, क्या हम कामयाब हुए कि नहीं। फिर 6 घंटे पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं जब सारे सोल्जर उस क्रिएचर को कैद करके ले जा रहे थे, लेकिन पिंजरा दरवाजे में अटक जाता है जिस वजह से गैस का नॉब खुल गया था और धीरे धीरे पिंजरे में से गैस निकलने लगा था। लेफ्टिनेंट इस बारे में जानता था लेकिन फिर भी उसने अपने सिपाहियों को नहीं बताया। तभी वो क्रिएचर जिंदा हो जाती है और लिफ्ट में वो सभी लोगों को मारने लगती है, जिनके चिल्लाने की आवाज लेफ्टिनेंट सुनते हैं। और लिफ्ट के अंदर अभी भी 2 सोल्जर जिंदा थे और एक सोल्जर दूसरे से कहता है जल्दी दरवाजा बंद करो, लेकिन दरवाजे से आवाज हो रही थी जिस वजह से वो क्रिएचर उस सोल्जर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। वो दूसरा शैतान सोल्जर, उस पर भी वो क्रिएचर हमला करती है लेकिन वो समय पर लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है और ये वही सोल्जर है जो बच गया। अब वो लेफ्टिनेंट से कहता है उस क्रिएचर को खत्म कर दीजिए, हम लोगों ने मिलकर एक राक्षस बनाया है। बेसमेंट में हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो अपने शरीर से बुलेट को बाहर निकाल देता है और उसके गले में वही फूल वाला लॉकेट था। टेसांग लेडी मैदा से मिलने के लिए जाता है और दोनों चाय पीते हैं। टेसांग उस हॉस्पिटल के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरी एक दोस्त वहाँ फंस गई है, तो क्या आप पता लगा सकती हैं कि हालात वहाँ कब ठीक होंगे, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त से मिलना है। लेडी मैदा कहती है कि क्या तुम मियोंजा को ढूंढ रहे हो, तो उसके बारे में भूल जाओ। टेसांग कमिश्नर के दिए गए धमकी से थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि वो उसका सब कुछ खत्म कर सकता है, जिस पर लेडी मैदा उसे कह देती है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं आप उससे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप दूसरा रास्ता ढूंढिए। टेसांग मैनेजर से कहता है कि मुझे उस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट चाहिए, लेकिन मैनेजर अपने मालिक को समझाता है कि हॉस्पिटल नहीं जाने क्योंकि अंदर बीमारी फैली हुई है और हो सकता है कि वो जासूस लड़की झूठ कह रही है कि मियोंजा मिल गई है ताकि आप जाकर उसे बचा लें। टेसांग कहता है कि मेरी लेडी मैदा से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि मियोंजा उस हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं आज रात 10 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलूंगा। नर्स ने भी कहा था कि रात 10 बजे को एक ऐसा सिग्नल देने के लिए जिससे अंदर लोग ये समझ पाए कि वो बच जाएंगे। कमिश्नर को पता चलता है कि टेसांग 1 घंटे तक मिस्टर वैंग के साथ जुआ खेल रहा था और आधे घंटे तक वो रिक्शा में शहर का चक्कर लगा रहा था। इसके बाद वो दर्जी के पास गया और उस दर्जी से टेसांग को एक तस्वीर मिलती है, वो भी मियोंजा की, जो साचीमोटो ने उस बार में बनाया था। टेसांग को वो जो मैसेज मिला वो असली में उस कर्मचारी ने भेजा था। चेओक अपने पापा को बताती है कि मियोंजा इसी हॉस्पिटल में है और वहाँ एक और आदमी आता है, लेकिन वो उनका दुश्मन जापानी सोल्जर नहीं है, इसलिए वो लोग अपना बंदूक नीचे कर लेते हैं। शॉप में एक औरत आती है और वो अपना सिलाई मशीन बेचना चाहती है, लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं चाहिए। वो चाहती है कि टेसांग उसके बेटे को ढूंढे जो जंग लड़ने के लिए गया था लेकिन वो वापस नहीं लौटा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का जो हॉस्पिटल में उन्हें मिला ये उसी औरत का बेटा है जो युद्ध में घायल हो गया था, लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसे डिजीज प्रिवेंशन का हिस्सा बना दिया गया। चेओक अपने पापा को बताती है कि बेसमेंट में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और कल मैंने कई लोगों को मरते हुए देखा। वो सोल्जर बताता है कि वो लोग एंथ्रैक्स के वजह से मारे गए। जंग के दौरान उसने देखा था कि पूरा गांव एंथ्रैक्स के वजह से खत्म हो गया था। वो बताता है कि जापानी लोग हमारे देश के लोगों को बेसमेंट में बंद करके रखते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और शायद आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो भी वही होगी। कैद खाने में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक सोल्जर मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि एंथ्रैक्स को छूना मत, इससे तुम इन्फेक्टेड हो जाओगी, जब तक साफ सफाई नहीं हो जाता हिलना मत। और यहाँ हमें पता चलता है कि यही औरत असली में मियोंजा है और वो चाहती है कि कमिश्नर उसे ढूंढे। फिर हम इस सोल्जर को देखते हैं जो डेड बॉडी को लोड कर रहा था, लेकिन उसे उल्टी लगने लगती है जिस वजह से उसे बहुत मार पड़ती है और जबरदस्ती जनरल उसे अपना उल्टी चाटने के लिए कहते हैं। ये सब कुछ चेओक देख रही थी और जब वो सोल्जर अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था तभी चेओक उसे बचा लेती है और कहती है कि अगर मरना ही चाहते हो तो कुछ करके मरो। टेसोंग बार में जाकर उस औरत से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसने बनाया है ये मुझे पता है। वो एक जापानी है और एक पेंटर है। साजीमोटो से मिलने के लिए डॉक्टर आते हैं और उसके कमरे में वो क्रिएचर के तस्वीरों को देखते हैं और पूछते हैं कि ये तुमने क्या बनाया। उस टेसंग से वो औरत कहती है कि आज रात 8 बजे उस रेस्टोरेंट में आना, तुम्हें उस आर्टिस्ट साचीमोटो से मैं मिलवाऊंगी। उसके बाद डॉक्टर लेफ्टिनेंट से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें हासिल क्या होने वाला है, वो भी इतने लोगों के कुर्बानी के बाद। हमारे देश के राजधानी टोक्यो पर बमबारी हुई है और हम इस लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। हमारे पास एक हथियार है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि अभी तक उस हथियार यानी कि क्रिएचर को वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। उनके ठीक नीचे बेसमेंट में वो क्रिएचर कैद था। सोल्जर बाकी तीनों को ड्राइंग करके बता देते हैं कि आखिर मियोंजा को उसने कहाँ देखा, लेकिन एक सवाल है कि अगर वो उसे बचा भी लेते हैं तो यहाँ से निकलने का रास्ता उन्हें कहाँ से मिलेगा। चेओक उस सोल्जर से वादा करती है कि हम सब एक साथ इस
इस कैद खाने से बाहर निकलेंगे। इसके बाद वो सोल्जर और वो कर्मचारी अपने रास्ते चले जाते हैं। चेओक और उसके पापा ब्लूप्रिंट को देख रहे थे, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये लैब बिल्कुल मंचूरिया के अंडरग्राउंड लैब जैसा है और वहाँ वो दोनों इंसानों को बचा नहीं पाए थे जिन पर भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था। इसीलिए चेओक इस हॉस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहती है। टेसंग रात में उस औरत से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर में वो अपने दुश्मन से टकरा जाता है, वही आदमी जो उसके शॉप में आया था गमला बेचने के लिए, और वो टेसंग को पीटने लगता है। और ये देखकर वहाँ पुलिस ऑफिसर टेसंग के लिए चिंता कर रहा था, लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। टेसंग के गले पर वो आदमी तलवार रख देता है, जिसके बाद वो सारे लोगों से लड़ने लगता है और वो औरत साचिमोटो के साथ बैठकर चाय पी रही थी। लड़ाई के बीच में एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, लेकिन वो लड़ाई को रोकता नहीं और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो आदमी टेसंग और उसके देश को गाली देता है, जिस पर टेसंग को गुस्सा आता है और उसे एक लात मारता है और गिरा देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में आता है तो वो देखता है कि वो दोनों जा चुके थे। जासूस बाप बेटी ब्लूप्रिंट की मदद से छत तक पहुंच जाते हैं और वहां से चेओक नीचे एक वेंट के रास्ते आगे बढ़ती है और बेसमेंट में जो चल रहा है उसे देख रही थी। मैनेजर से जैसा कहा गया था ब्लूप्रिंट वो लेकर आ जाता है। तभी वहां जूनटेक आ जाता है जो टेसंग से मिलना चाहता है। तभी वहां टेसंग आता है जो थोड़ा घायल था। नवोल उसके गहरे चोट पर पट्टी बांधती है और मैनेजर से कहती है गाड़ी तैयार करो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन टेसंग ऑनसियोंग हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहा था, जिस पर नवोल उस पर चिल्लाती है हॉस्पिटल चलने के लिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। बार वाली औरत वहाँ साचिमोटो को लेकर पहुंच जाती है। चेओक एक कमरे में आती है जहाँ वो बड़े बड़े कंटेनरों में इंसानों के बॉडी पार्ट्स और नवजात बच्चों के शरीर को देखती है और वहाँ एक जेल भी था जिसके अंदर बच्चे कैद थे। ये देखकर उसका होश उड़ जाता है कि एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। साचिमोटो को सामान लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन गेट पर उसे रोक दिया जाता है। साचिमोटो कहता है कि डायरेक्टर इचिरो ने कहा था ये सामान हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाने। ये सुनते ही सोल्जर उसे अंदर जाने देते हैं और चेओक बच्चों की मदद करती है उन्हें भगाने में और उन्हें वेंट के ऊपर चढ़ाने लगती है। तभी एक डॉक्टर वहां आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऊपर चढ़ चुके थे। डॉक्टर वेंट का रास्ता खुला हुआ देखता है और वो कंप्लेंट करने वाला था। चेओक उस डॉक्टर का गला काट देती है। साचिमोटो जिस रिक्शे में आया था उसी सामान में छुपकर टेसंग जूनटेक हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं और चेओक सभी बच्चों के साथ आगे बढ़ती है और टेसंग और बाकी दोनों उस कमरे में आ जाते हैं जहां वो लोग मिलने वाले थे, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। टेसंग को याद आता है कि उसने सिग्नल नहीं दिया, शायद इसीलिए वो लोग चले गए होंगे। चेओक के पापा देखते हैं कि छत पर सोल्जर आ जाते हैं दारू पीने के लिए। टेसंग को दीवार पर डायरेक्शन बना दिखता है और चेओक दरवाजा खोलने के लिए खटखटाती है, लेकिन छत पर सोल्जर भी थे और वो ये आवाज सुन लेते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो आदमी खुद को सामने कर देता है, लेकिन तभी आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं जो मैनेजर और मिस्टर वैंग एक साथ कर रहे थे और यही था सिग्नल, जिसके बाद वो आदमी सारे सोल्जर को मार गिराता है और चेओक बाहर आ जाती है मदद करने के लिए। चेओक को एक सोल्जर मारने ही वाला था, टेसंग उसे बचा लेता है और शहर में सभी लोग आसमान में हो रहे आतिशबाजी को देख रहे थे। कमिश्नर उन सभी को पकड़ना चाहता है जो ये आतिशबाजी कर रहे हैं और वेंट के रास्ते सभी बच्चे बाहर आने लगते हैं। टेसंग पूछता है कि आखिर मियोंग जा है कहाँ, लेकिन वो कहती है तुम इन बच्चों को बाहर निकालो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर घंटी बजाकर उस क्रिएचर को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो डॉक्टर उस क्रिएचर को अपना पालतू बनाने की सोच रहा था। चेओक और उसकी माँ को देखते हैं और उसकी माँ कह रही होती है कि जब किसी की जिंदगी में कोई स्पेशल इंसान आ जाता है तो इससे दोनों की लाइफ बदल जाती है। टेसंग हॉस्पिटल के छत तक पहुंच जाता है और चेओक को बचा लेता है। जब एक सोल्जर उसे मारने ही वाला था, चेओक चौंक गई थी कि उसे बचाने के लिए टेसंग आ गया। कमिश्नर इशिकावा पता लगवाते हैं कि पटाखे कहाँ से फोड़े गए थे और वो जगह था हॉस्पिटल के करीब। इसके बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से ये आतिशबाजी हुई थी, लेकिन तब तक मैनेजर और वैंग वहां से जा चुके थे। फिर कुछ समय पहले देखते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर टेसंग का पीछा कर रहा था तो वो एक पियक्कर आदमी से टकरा जाता है और टेसंग को खो देता है। वो उसे ढूंढने लगता है और उस पुलिस वाले को एक दर्जी देख लेता है और उसी के यहाँ टेसंग मौजूद था। वो अपने लिए नए कपड़े ट्राई कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो हॉस्पिटल तक जाने के लिए अपना प्लान बनाया। उसने रिक्शा वाले से बात की और उसने वहीं देखा कि रिक्शा में ज्यादा जगह है या नहीं। इसके बाद वो उसके रिक्शा को लेकर जाने लगता है और वो रिक्शा वाला अपना टोपी निकाल कर
उठाकर टे-संग को पहना देता है। साचीमोटो टे-संग से मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भी उस हॉस्पिटल में कोई है जिसे मैं निकलवाना चाहता हूँ। जूनटेक कहता है मुझे भी जाना है क्योंकि मेरा एक कॉमरेड वो भी हॉस्पिटल में है। मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं लड़ाऊंगा, मुझे बस हॉस्पिटल जाना है। वो बार वाली औरत टे-संग को गले लगाकर कहती है लौट के जरूर आइएगा क्योंकि मैंने आपके लिए पसंदीदा परफ्यूम मंगवा के रखा है। जैसी वो गले लगाती है नवोल गले से भयानक आवाज निकालने लगती है। इसके बाद वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अब प्रेजेंट समय में जब जेओक टे-संग से कहती है बच्चों को लेकर बाहर निकलने के लिए तो टे-संग पूछने लगता है कि आखिर मियोंगजा है कहाँ? तुमने तो मैसेज भेजा था कि वो मिल गई है। जेओक उसे कहती है बच्चों को यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है वरना जापानी सोल्जर इन लोगों को मार देंगे। लैब के अंदर जो डॉक्टर मर गया था उसे देखकर सारे सोल्जर काफी गुस्सा हो गए थे और सोचते हैं कि भागे हुए बच्चों ने ही डॉक्टर को मार दिया होगा। जूनटेक टे-संग से पूछने लगता है कि आखिर वो लड़की तुम्हें मिली कि नहीं और ये बच्चे लोग कौन हैं? जेओक कहने लगती है कि ये बच्चे मुझे लेबोरेटरी में मिले। जेओक साचीमोटो को देखकर पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है? ये तो जापानी लगता है। टे-संग कहता है कि ये इसी हॉस्पिटल में काम करता है। फिलहाल हमें अपने प्लान पर फोकस करना चाहिए। पहले इन बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और एक लड़की सामने आती है, अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि वो फैक्ट्री में काम करती थी और उसे हॉस्पिटल लाया गया। उसे हर दिन इंजेक्शन दिया जाता था और सभी बच्चों को टॉर्चर किया जाता था। काफी सारे बच्चे मारे गए। टे-संग सोचने लगता है कि मियोंगजा के ऊपर भी शायद इसी तरह इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, इसीलिए वो निकलता है उसे ढूंढने के लिए और जेओक से कहता है कि इन बच्चों का ठेका तुमने ले रखा है, तुम ही इसे संभालो। जेओक उसे पूछती है क्या तुम्हें इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? टे-संग कहने लगता है कि मुझे उस औरत को ढूंढकर कमिश्नर को सौंपना है, नहीं तो वो मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। सोल्जर भागे हुए बच्चों को ढूंढ रहे थे तो वहीं सभी लोग बच्चों को बक्से में बंद करके बाहर ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन एक बच्ची किसी चीज को देखकर डर जाती है और चिल्लाती है और ये आवाज बाहर से सोल्जर सुन लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला जाता है। टे-संग साचीमोटो के ऑफिस में आकर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे लोगों के तस्वीरों को देखता है जिसे देखकर उसे और जेओक को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और जेओक पूछती है कि आखिर ये आदमी है कौन? टे-संग जेओक को बता देता है कि ये वही पेंटर है साचीमोटो जिसे तुम ढूंढ रही थी। जूनटेक और जेओक के पापा एक दूसरे से बातें कर रहे थे और जूनटेक उनसे पूछता है कि आप दोनों जासूस कैसे बने? तो वो बताते हैं कि मेरी पत्नी 10 साल से लापता है, ढूंढते ढूंढते हम दोनों जासूस बन गए। जेओक साचीमोटो को तस्वीर दिखाती है जो उसने बनाया था 1 साल पहले, जो कि उसकी माँ का है। जेओक पूछती है कि तुमने इसे कहाँ देखा? डॉक्टर घंटी बजाकर मॉन्स्टर को पालतू बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो जैसे ही घंटी बजाता है क्रिएचर बाहर आकर लोगों को खाने लगता है। डॉक्टर लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि हमने ऐसे ही क्रिएचर और बनाने होंगे जिसे हम इस जंग को भी जीत सकते हैं। लेफ्टिनेंट नीचे लगे जाली में से मॉन्स्टर को देखता है और साचीमोटो उस तस्वीर को देखकर बता देता है कि मैं इस औरत को नहीं जानता, लेकिन उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि साचीमोटो झूठ कह रहा है। जेओक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी काम नहीं आई। टे-संग उन बच्चों में से एक बड़े लड़के को उनका लीडर बनाता है और अपना कोट उसे दे देता है और पूछता है कि तुम्हें रिक्शा तो चलाना आता ही होगा। वो कहता है उसने एक बार चलाया है। टे-संग सभी बच्चों को समझाता है कि तुम्हें चुपचाप बैठे रहना होगा। इसके बाद वो सोल्जर दूसरे सोल्जर को बता देता है साचीमोटो के कमरे में उसे एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो सभी साचीमोटो के कमरे तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो सभी पहले ही वहाँ से निकल चुके थे और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आखिर में पकड़े जाते हैं। टे-संग और जेओक छुपे हुए थे और सोल्जर साचीमोटो से पूछते हैं कि तुम्हारे कमरे में एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। अजीब बात यह है कि बच्चे जेल से भाग गए हैं, क्या वो तुम्हारे कमरे में है? सोल्जर उसके सामान को चेक करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कपड़े ही होते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का जिसे लीडर बनाया गया था वो सभी बच्चों को लेकर रिक्शा को खींचते हुए आगे बढ़ता है। टे-संग ने उन बच्चों को समझा दिया था कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, आज हिम्मत दिखा दी तो आजाद हो जाओगे। गेट खुलता है और वो लड़का रिक्शा को खींचते हुए बाहर चला जाता है। सोल्जर उसे नहीं रोकते ये सोचकर कि वो अंदर से बाहर जा रहा है तो खतरा नहीं होगा। उसके बाद एक औरत डॉक्टर इचिरो से मिलने के लिए आती है और शक करने को लेकर साचीमोटो से माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। बच्चा रिक्शा खींचते हुए टे-संग के घर पहुंच जाता है और नवोल को चिट्ठी देता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था जिसे वो लोग पढ़ के समझ जाते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल से आए हैं। इसके बाद नवोल और मैनेजर सभी बच्चों को बक्से से बाहर निकालते हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर उनका तो दिल ही पिघल गया था और सोचने लगते हैं कि आखिर इन बच्चों के साथ हॉस्पिटल में क्या एक्सपेरिमेंट्स होता होगा। डॉक्टर इचिरो उस मरे हुए डॉक्टर के बॉडी को देखते हैं जिसे जेओक ने मार दिया था और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हत्या किसी बच्चे ने नहीं की है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर से मिलने के लिए लेडी मैदा आती है और डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इतनी रात आप यहाँ क्यों आई।
नहीं। लेडी मैदा कहती है टे सांग इस हॉस्पिटल में है, और तो वहीं वो सभी लोग प्लान बना रहे होते हैं बेसमेंट में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहीं पर मियोंगजा और बाकी लोग कैद होंगे। सुबह होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और उन्हें ये काम 3 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। कर्मचारी कहता है कि मेरी शिफ्ट अभी खत्म हो गई है, अगर मैं किसी को दिख गया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। वो बाकियों से कहता है कि अगर आप जेल तक पहुंच गए तो मेरे भाई का पता लगा लीजिएगा। उसका नाम सान डियोक है, 21-22 साल का लड़का है और उसके दाहिने कान के पास एक काला निशान है। साची मोटो और वो कर्मचारी वहां से चले जाते हैं और अब बस यही 4 लोग बचे हैं। टे सांग चियोक और उसके पापा से कहता है कि उन दोनों को भी चले जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पता लगा लिया है मियोंगजा कहाँ है। तो टे सांग मियोंगजा को अब खुद ढूंढ लेगा, लेकिन चियोक मना करती है, कहती है कि तुमने पता लगाया कि वो पेंटर कौन था, इस हिसाब से हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। टे सांग मना करता है, लेकिन वो कहने लगती है कि तुम मेरी बात एक बार समझते क्यों नहीं, अब चलो मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो चारों निकलते हैं बेसमेंट तक जाने के लिए और छत से वेंट के रास्ते अंदर चले जाते हैं और जून टेक बाहर ही रहता है नजर रखने के लिए, और वो जितने भी बेहोश सोल्जर वहां बंधे हुए थे उसे मार देता है एक तलवार के मदद से। और नीचे से एक सोल्जर देख लेता है कि छत पर कोई तो है। जून टेक और बाकी सभी लैब में आ जाते हैं जहाँ इंसान के कटे हुए सिर शीशे के अंदर भर कर रखे हुए थे। छत पर मरे हुए सोल्जर को देखकर अलार्म बजा दिया जाता है और सभी सोल्जर को बाहर आने के लिए कहा जाता है, और इसमें वो सोल्जर भी था जो चेओ की मदद कर रहा था। लेडी मैदा डॉक्टर से कहती है कि मैंने जिस औरत को अंदर भेजा है उसे कुछ नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। इसके बाद सोल्जर मियोंगजा को लेकर बाहर निकालते हैं और उसके चिल्लाने की आवाज को वो क्रिएचर सुन लेता है। इसके बाद वो एक लीवर के पास पहुंच जाता है जिससे लिफ्ट को ऑपरेट किया जाता है। सोल्जर उस प्रेग्नेंट औरत को एक दूसरे पिंजरे में डाल देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होता तब तक तुम जिंदा रहोगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फिर जैसे ही सारे सोल्जर वहां से जाने के लिए लिफ्ट में आते हैं वो क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, जो आवाज सभी लोग सुन लेते हैं। वो क्रिएचर आजाद हो गया था और वो चुन चुन कर सोल्जर पर हमला करता है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि कोई तो धोखेबाज है जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो भी बाहर का आदमी लैब के अंदर आता है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। सिक्योरिटी टाइट हो जाती है जिसे देखकर टे सांग समझ जाता है कि ये सब कुछ उनके लिए ही किया जा रहा है, और उन लोगों ने भी गन शॉट की आवाज को सुना। जितने भी सोल्जर छत पर होते हैं उन्हें भी वेंट के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। तो वहीं वो चारों वेंट के रास्ते आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं जो साची मोटो ने बताया था। अब चारों एक कमरे तक पहुंच जाते हैं और टे सांग वेंट को बंद करता है, लेकिन वो किसी को देख लेता है जो उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो लोग तुरंत वहां से निकलते हैं। लेकिन आखिर में वो सोल्जर उन चारों को पकड़ लेता है। वो टे सांग से उसकी बंदूक ले लेता है, लेकिन चियोक उस सोल्जर की बंदूक छीन कर उसे मारने लगती है, पर वो सोल्जर उसे उठाकर पटक देता है। दूसरी तरफ वो क्रिएचर सभी सोल्जर को मार रहा था। टे सांग अकेले उस सोल्जर से लड़ रहा था और बाकी तीनों वहां से निकलते हैं और टे सांग सोल्जर को मार देता है, लेकिन उस लड़ाई में उसका पुराना घाव से खून निकलने लगता है। वो खतरनाक क्रिएचर लिफ्ट का इस्तेमाल करके दूसरे फ्लोर पर जाकर सोल्जर पर हमला करता है। चियोक टे सांग के घाव की ड्रेसिंग कर रही थी और उसे पूछती है कि ऐसे हालत में तुम्हें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी। वो कहता है मेरी हालत खराब तो है, लेकिन आखिर में जीत मेरी होगी। जून टेक वहां से जा चुका था अपने कॉमरेड को ढूंढने के लिए, और चियोक के पापा कहते हैं कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए मियोंगजा को ढूंढने के लिए। वो तीसरे फ्लोर पे जाएगा और चियोक और टे सांग को सेकंड फ्लोर वाले प्रिजन एरिया में जाने के लिए कहता है। चियोक एक कमरे में चली जाती है और टे सांग लिफ्ट के सामने 2 सोल्जर को मरा हुआ देखता है, और एक क्रिएचर दूसरे सोल्जर को पकड़ के वहां पहुंच जाती है, और टे सांग अपने सामने एक विशाल भयानक क्रिएचर को देखकर उसका होश उड़ गया था। जून टेक कोरिया की आज़ादी के लिए अपने कॉमरेड्स के साथ मीटिंग कर रहा था, और उन्हें भी पता चला है कि टोक्यो में बमबारी हुई है, जिससे जापानीज आर्मी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां जाने का प्लान कर रहे हैं, जहां एक इवेंट होने वाला था जहां जापान के सारे बड़े सोल्जर्स और कोरिया के गद्दार एक जगह मिलने वाले थे। वो सभी रैली में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां पर जापानी सोल्जर पहुंच जाते हैं और जून टेक के कॉमरेड को पकड़ के ले जाते हैं। इसकी खबर बाद में जून टेक को पता लगती है और उसे ये भी पता चलता है कि उसके सारे कॉमरेड को ऑनस्योंग हॉस्पिटल लेकर ले जाया गया है। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जब जून टेक एक प्रिजन एरिया तक पहुंच जाता है और एक औरत उसे पकड़ लेती है और कहती है मुझे बाहर निकालो, मेरे दोनों बच्चे घर पर हैं। तभी उसके साथी उसे मिल जाते हैं। जून टेक उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकता, बस मुझे यह कह दो कि तुम लोगों ने डायनामाइट कहाँ छुपाया है। वो रैली शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी है, लेकिन वो कॉमरेड बताने से मना करते हैं, कहते हैं पहले मुझे बाहर निकालो फिर मैं कुछ
बताऊंगा। जून टेक आखिर में पकड़ा जाता है। टेसंग के सामने वो मॉन्स्टर आ गया था और वो मॉन्स्टर अपने टेंटाकल से उस पर हमला करती है। चेओक टेसंग को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है और वो उस क्रिएचर पर गोली चलाती है जो उसके पापा सुन लेते हैं। चेओक और टेसंग दोनों मिलकर अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और वो क्रिएचर उनका पीछा करती है। आखिर में वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं और मॉन्स्टर से फिलहाल उनकी जान बच जाती है। चेओ कहती है कि इस मॉन्स्टर को शायद यहीं बनाया गया होगा। चेओ के पापा जो भी अंदर ही थे वो मॉन्स्टर को देखकर चौंक गए थे, जिसके बाद वो हवा में कुछ बारूद छिड़क कर आग लगा देते हैं मॉन्स्टर को अटकाने के लिए। चेओक और टेसंग वहां से निकलने वाले थे कि तभी वहां बहुत सारे सोल्जर पहुंच जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। चेओक के पापा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं। सोल्जर चेओक से कहता है चाकू नीचे करने, लेकिन वो जिद्दी की तरह खड़ी रहती है चाकू उठाकर। टेसंग उसे समझाता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए वरना हम जो करने आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और लेफ्टिनेंट केटो सारे मरे हुए सोल्जर को देखने के लिए आते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर अब खुला घूम रहा है। लेफ्टिनेंट ताज्जुब करते हैं कि आखिर उस मॉन्स्टर ने लिफ्ट को चलाना कैसे सीखा। डॉक्टर इचिरो भी काफी गुस्से में होते हैं कि उनका बनाया गया मॉन्स्टर खुला घूम रहा है, लेकिन सोल्जर कहते हैं कि उनके हिसाब से सिचुएशन फिलहाल काबू में है। जुंटे को डॉक्टर इचिरो के सामने लाया जाता है और डॉक्टर उसे पहचानते हैं और पूछते हैं कि टेसंग तुम्हारे साथ आया था, वो कहाँ है। जुंटे कहता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जुंटे को वहां से ले जाया जाता है और एक जेल में बंद करके रखा जाता है। टेसंग और चेओ को भी प्रिजन एरिया में लाया जाता है और वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी टेसंग को पहले से ही पहचानते हैं, क्योंकि वो शहर का जाना माना आदमी जो है। टेसंग को पकड़ के वहां से ले जाया जाता है और चेओक से वो वादा करता है कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। चेओक के पापा वेंट के अंदर बैठे हुए थे और उन्हें क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लेफ्टिनेंट अपने रिकॉर्ड में लिख रहे थे कि ये क्रिएचर उनके हिसाब से कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट निकला। उसने खुद से लिफ्ट का इस्तेमाल करना सीख लिया है और वो 1 घंटे से कहीं छुपी हुई है। चेओक को एक कैद खाने में फेंक दिया जाता है और टेसंग से एक सोल्जर पूछताछ करने के लिए उसे बुलाता है। दोनों से ही पूछताछ किया जाता है कि आखिर वो लोग किस मकसद से हॉस्पिटल के अंदर आए। चेओक कहती है कि वो किसी को ढूंढने के लिए आई है। टेसंग को वो दूसरा सोल्जर सोमा धमकाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे एक घर, बहुत सारे पैसे और एक बड़ा दुकान मुझे खरीद कर दो। और वो टेसंग से कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें बचा चुका हूँ, कम से कम तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। हम देखते हैं कि जब सोल्जर साजीमोटो के सामान को चेक कर रहे थे तो उन्हें वहाँ कुछ मिलता नहीं, लेकिन सोमा टेसंग और चेओक को कांच में देख लेता है, लेकिन फिर भी उसने साजीमोटो को जाने दिया। वो जानता है कि टेसंग मियोंजा के लिए यहाँ पर आया है। वो सोल्जर कहता है कि उस औरत को भूल जाओ, यहाँ से तुम उसे लेकर नहीं निकल पाओगे। टेसंग सोल्जर से पूछता है कि आखिर मासूम बच्चों को और औरतों को यहाँ कैद करके क्यों रखा गया है, क्या होगा उनके साथ, क्या उस राक्षस को तुम लोगों ने बनाया। टेसंग उसे पूछता है मुझे बताओ मियोंजा और चेओक कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ वो सार्जेंट चेओक के साथ जबरदस्ती करता है उसे सच उगलवाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ लेफ्टिनेंट पहुंच जाते हैं और सार्जेंट हानेडा को रुकने के लिए कहते हैं। टेसंग को बाकी कैदियों के साथ जेल में बंद करके रखा जाता है। पतझड़ का मौसम आ चुका था और सभी लोग टेंशन में थे कि उनके मालिक का कोई अता पता नहीं है। कमिश्नर अपनी पत्नी लेडी मैदा के साथ नाश्ता कर रहे थे और वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम आधी रात कहाँ गई थी। वो कहती है कहीं तो गई थी, लेकिन कहाँ गई वो नहीं बताती। डॉक्टर इचिरो से मिलने के लिए जुंटे के पापा आते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हद पार कर दी। वो गैर कानूनी तरीके से ओंगसेंग हॉस्पिटल में घुस गया था, वो भी किसी मकसद से, और उसे ये भी पता चला है कि वो विरोधियों के साथ है। अगर कुछ भी बिगड़ता है तो आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, जिससे जूनटे के पापा थोड़े घबराने लगते हैं। जूनटे जो जेल में बंद था उसे पूछा जाता है कि आखिर वो हॉस्पिटल में क्यों घुसा, उसका क्या मकसद है। उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और वो जनरल उसे कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक है और वो जूनटेक से कहता है तुम्हारे पास आधे घंटे हैं, उसके अंदर इस कागज पर लिख दो तुम्हारे साथ कौन कौन यहाँ आया है, वरना उस टेबल पर तुम्हारा शरीर होगा, वो भी टुकड़ों में। जूनटे की नजर जाती है सामने लगे तस्वीरों में और उसमें एक आदमी था जिसके कान में काला निशान था, जिसे देखते ही उसे कर्मचारी की बात याद आ जाती है। उसके भाई के कान पर भी ऐसा ही निशान था, मतलब कि उस लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ और वो शायद अब मर चुका है। फ्लैशबैक में हम टेसांग और जूनटेक को देखते हैं और टेसांग उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें फोन कर रहे हैं, अपने परिवार के पास जाओ। लेकिन जूनटेक अपने पापा से बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि उसके पापा के पास बहुत पैसा तो है, लेकिन ये पैसा उसके पापा ने देश को धोखा देकर कमाया
आया है, इसलिए जून टेक अपने पापा से नफरत करता है। टेसंग से वो पूछता है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, फिर भी तुम एक दुकान खोलकर बैठे हो। टेसंग कहता है कि शायद वो पहले से यही चाहता था। जून टेक टेसंग से कहता है कि उसके देशभक्ति गैंग में शामिल हो जाने। वो दोनों कोरिया की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन टेसंग उसे धक्का देता है और कहता है कि मुझे बड़ी और लंबी जिंदगी जीनी है। अब जेल में सभी टेसंग को बंद देखकर काफी हैरान थे कि आखिर इतना अमीर आदमी जेल में कर क्या रहा है। टेसंग कहता है कि वो एक औरत को यहाँ बचाने के लिए आया है। फिर हम देखते हैं कि जेल में बंद होने से पहले टेसंग ने सोल्जर सोमा से डील किया था नवोल तक एक संदेश पहुंचाने के लिए। इसीलिए वो नवोल को फोन करता है और वो उसे कागज में कुछ लिखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सोमा कुछ सैनिकों को जेल के गेट से हटा देते हैं। टेसंग खुद को जेल से निकाल लेता है, लेकिन बाकी लोग भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें भी बाहर आने दिया जाए, लेकिन टेसंग उन्हें नहीं निकालता। पर वो वादा करता है कि वो आधा घंटा में जरूर आएगा। टेसंग चेओक को ढूंढना चाहता है, भले ही इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेफ्टिनेंट चेओक से अच्छे से बात करते हैं और बताते हैं कि उसका गयोंगसंग में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, उसके पहले वो मंचूरिया में था। चेओक उससे पूछती है क्या उस क्रिएचर को तुम वहीं से लेकर आए हो। लेफ्टिनेंट उसे पूछते हैं कि क्या तुम विरोधियों के साथ हो। चेओक कहने लगती है कि वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए आई है जो 10 साल से गायब है, और वो जानती है कि जापानीज आर्मी ये सब खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेफ्टिनेंट उसे पूछते हैं क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि ये आंखें मैंने पहले भी कहीं देखी हुई है। वो उससे उसकी माँ का नाम पूछता है। चेओक बताती है सेशन, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जो क्रिएचर में बदल गई। लेफ्टिनेंट ये समझ जाता है और पूछता है जब तुमने उस क्रिएचर को देखा तो क्या लगा, तुम्हें कुछ महसूस हुआ। चेओक कहती है मुझे बस डर लगा। लेफ्टिनेंट उसे पीने के लिए पानी देते हैं, लेकिन चेओक को नहीं पता था कि उसमें वही भयानक सीरम डाला हुआ था। दूसरी तरफ टेसंग वहां पहुंच चुका था और वो सब कुछ देख रहा था, और लेफ्टिनेंट सभी सोल्जर से कहते हैं इस लड़की को कोई नहीं छुएगा। वही चश्मे सोल्जर चेओक को जेल में बंद कर देता है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक ब्लेड दे देता है। जनरल हानेडा उस लड़की को देखकर अभी भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन चेओक उसका मजाक उड़ाती है, जिस पर सभी सोल्जर हंसने लगते हैं। जून टेक के पापा डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं उसके बेटे को छोड़ देने, और बदले में वो डॉक्टर को ढेर सारा पैसा भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं। फिर वहां पर मैनेजर और नवोल पहुंच जाते हैं और वो दोनों जून टेक को बचा सकते हैं। और चेओक जब जेल में बंद थी तो वो वहां दीवार पर लिखा हुआ कुछ देखती है, जिसमें लिखा हुआ था आई मिस यू चेओक, मेरी प्यारी बेटी, जिसे पढ़ के वो रोने लगती है, और वो समझ गई थी कि उसकी माँ अब शायद मर चुकी है। टेसंग बाहर पहरा दे रहे सोल्जर को मार देता है और जेल के अंदर जाकर चेओक को शांत बैठा हुआ देखता है। वो बताती है कि मेरी माँ यहाँ कैद थी और हो सकता है कि वो अभी भी यहीं हो। चेओक अपनी माँ को ढूंढना चाहती है, भले ही उसे टेसंग से अलग होना पड़े। टेसंग उसे समझाता है कि हर जगह सैनिक खड़े हैं और वो राक्षस तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगी। उसकी आवाज टूटने लगती है और चेओक तुरंत उसे गले लगा लेती है। टेसंग चेओक को अब बहुत ज्यादा चाहने लगा था, लेकिन वो अपनी माँ को 10 साल से ढूंढ रही थी, इसीलिए वो चेओक को जाने देता है। जून टेक आखिरकार हार मानकर कागज पर सभी लोगों के नाम लिख देता है। टेसंग प्रिजन एरिया में आकर देखता है कि सभी लोग वहां से जा चुके थे, और चेओक लेफ्टिनेंट को बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और अपनी माँ के बारे में उससे पूछती है। अब कहानी जाती है 1925 के फ्लैशबैक में। टेसंग तब बहुत छोटा था और उसकी माँ उसे बंकर में छुपा देती है और उसे कहती है कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, बस सुबह तक बिना आवाज किए अंदर बैठे रहना। तभी वहाँ पर जापानी सोल्जर पहुंच जाते हैं और टेसंग की माँ को पीटने लगते हैं और बाकी विरोधियों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो अपना मुंह बंद ही रखती है। इसीलिए तब से खुद को बस वो जिंदा रखने में लगा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ साल के बाद ऐसा लग रहा था कि उसके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तभी चेओक उसकी जिंदगी में आई एक नया मोड़ लेकर। अब प्रेजेंट में बेसमेंट में देखते हैं सारे कैदी जेल से निकल चुके थे, लेकिन तभी सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं और वो लोग भागने लगते हैं तो सोल्जर कुछ लोगों को मार देते हैं। टेसंग वहां पहुंचकर सोल्जर्स को मार गिराता है और सभी से कहता है सामने एक कमरा है, वहां जाकर छुपने। तभी उनमें से एक सोल्जर उठ खड़ा होता है, पर वहां पर वो क्रिएचर पहुंच जाती है जो उस सोल्जर को मार देती है। चेओक को लेफ्टिनेंट अपने बनाए गए सीरम के बारे में बताता है जो शरीर के अंदर जाते ही सीधा दिमाग पर असर करता है। फिर
फिर म्यूटेशन शुरू हो जाता है। आखिर में उस इंसान का शरीर विशाल रूप ले लेता है। कहीं ना कहीं हर इंसान में एक शिकारी मौजूद होता है और इस कप में मौजूद ये छोटा सा जीव जो दिखाई भी नहीं देता इंसान को हैवान में बदल देता है। टेसंग उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन वो क्रिएचर वहां तबाही मचाने लगती है और नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर नीचे गिर गया था। टेसंग उस गैस का सिलेंडर खोल देता है जिससे वहां धुआं भर गया था और वो क्रिएचर बेहोश हो गई थी। लेफ्टिनेंट उसे बता देता है कि वो राक्षस जिसे तुमने देखा, जिसे तुम डर रही थी, वो तुम्हारी माँ है। जूनटेक के पापा चाहते हैं कि कमिश्नर तहकीकात करे कि आखिर ओंग सियोंग हॉस्पिटल में यहाँ के लोगों के साथ वो कर क्या रहा है और ते गायब क्यों हो रही है। कमिश्नर कहता है कि वो हॉस्पिटल मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। वो बताते हैं कि टेसंग मेरे बेटे को लेकर उस हॉस्पिटल में गया है क्योंकि उनका मानना है कि मियोंगजा उस हॉस्पिटल में है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कुछ ना हो। नवोल मैनेजर से बात कर रही थी और उसे बता रही होती है कि जापानी लोग किस तरह लोगों को टॉर्चर करते हैं। ये सब सुनकर मैनेजर काफी डरने लगता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि नवोल उसे टॉर्चर करके कुछ सैनिक बाहर फेंक देते हैं और छोटा टेसंग उस औरत को खाना खिलाता है और उनसे पूछता है क्या आपने मेरी माँ को देखा, वो भी अंदर ही है। नवोल जैसे ही बच्चे के माँ के नाम को सुनती है वो डर जाती है, लेकिन झूठ कहती है कि मैं उस औरत को नहीं जानती। वो फिर अपनी माँ के इंतजार में गेट के पास बैठ जाता है। ये देखकर नवोल रोने लगती है। टेसंग कमांडर से पूछता है मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, तुम लोग निकले क्यों। कॉमरेड उसे पूछता है कि तुम तो देश के बारे में कुछ सोचते भी नहीं हो, हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करते हैं। टेसंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और जितने भी लोग मरे हैं उसका सारा इल्जाम वो कॉमरेड ली पर लगाता है। जूनटेक ने जितना भी नाम लिखा है वो कागज उससे ले लिया जाता है और वो सोल्जर उसे पूछता है कि तुम्हारे देशभक्त वाले ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सब का नाम लिखो। चियो के पापा को देखकर टेसंग उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। चियोक यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ राक्षस बन गई है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस पानी को पी कर देखो, जब तुम म्यूटेट हो जाओगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा। वो उसे एक लात मारती है और उस पर चिल्लाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसकी बंदूक ले लेती है और कहती है इस राक्षस को कैसे रोका जाए, लेकिन ये तो लेफ्टिनेंट को भी नहीं पता। टेसंग चियोक के माँ के मैसेज के बारे में उसके पापा को बता देता है। टेसंग उन सभी को एक दूसरे वार्ड में जाकर छुपने के लिए कहता है और वो खुद जाएगा चियो को ढूंढने के लिए। डॉक्टर खाली प्रिजन को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और वहां पर वही सोल्जर को लाया जाता है और डॉक्टर उसे थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे रहते हुए कैदी भाग कैसे गए। डॉक्टर को बताया जाता है एक प्रॉब्लम हो गई है। लेफ्टिनेंट को खबर मिलती है कि जो डेड बॉडीज एंथ्रैक्स के वजह से इन्फेक्ट हो गई थी वो लेवल 1 और 2 में मिले हैं, लेकिन क्रिएचर वहां से गायब है। चियो को सोल्जर से और डिटेल मांगती है। डॉक्टर को भी इसकी खबर लग जाती है और वो डेड बॉडी उन्हीं भागे हुए कैदियों की थी। डॉक्टर गुस्से में उस सोल्जर को कहते हैं कि अगर यहाँ से एक भी कैदी भागा तो बदले में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कैद करके रखूंगा। चेओक एक सिपाही के यूनिफॉर्म में लेफ्टिनेंट को लेकर आगे बढ़ती है और कहती है उस क्रिएचर से मुझे मिलना है, उसे किसी तरह रोकना होगा। जनरल हानेडा लेफ्टिनेंट से अगर कहते हैं कि वो उस क्रिएचर को ढूंढ रहा है, लेकिन अगर नाइट्रोजन से वो उस क्रिएचर को बेहोश नहीं कर पाते तो उन्हें ऑर्डर चाहिए कि वो उस क्रिएचर को मार पाए। लेफ्टिनेंट कहते हैं उस क्रिएचर को मारने का एक ही तरीका है, जला दो उसे। चियोक पर पीछे से कोई हमला करता है और इसके बाद हम लेडी मैदा को देखते हैं। मिस्टर शीरो की तरफ से उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था मियोंगजा का रेस्क्यू मिशन शुरू हो चुका है। नवोल उसी दर्जी के पास जाती है और उसे कागज देती है जो कई लोगों से गुजरते हुए मिस्टर वैंग के पास जाता है, जो उस मैसेज को पढ़कर उसे जला देते हैं। डॉक्टर से मिलने के लिए कमिश्नर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ से कई औरतें गायब हो रही हैं, इसमें हॉस्पिटल का हाथ है। डॉक्टर उसे अंदर आने से मना करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। कमिश्नर कहते हैं कि हम प्रोटेक्टिव सूट पहनकर अंदर जाएंगे, अगर आप लोगों को कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा। फिर कमिश्नर और उसकी टोली हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और वो जिस गाड़ी से आए थे उसका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि टेसंग का मैनेजर था। टेसंग मियोंगजा को ढूंढ रहा था, तभी उसे एक सोल्जर पकड़ लेता है। चियोक को होश आता है और उसे चेन से बांध दिया गया था। टेसंग सोल्जर से उसकी बंदूक को लेकर उसे जेल में बंद कर देता है। लेफ्टिनेंट चियोक से कहते हैं कि तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें पहचानेगी भी या नहीं। हम देखते हैं कि उस क्रिएचर को नाइट्रोजन गैस छिड़क कर बेसमेंट से निकालने की कोशिश की जा रही थी। टेसंग लेफ्टिनेंट के ऑफिस तक पहुंच जाता है और उसे वही सोल्जर बंधा हुआ मिलता है जिसका यूनिफॉर्म चियोक पहन ली थी। तभी उसे क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। टेसंग उस जगह पहुंच जाता है जहां लेफ्टिनेंट के साथ सारे सोल्जर बंदूक लेकर खड़े थे और वहां वो चश्मेश सोल्जर था जो टेसंग को देख लेता है और लेफ्टिनेंट से पूछता है कि आखिर ये क्रिएचर
उस लड़की के साथ क्या करेगा, लेकिन जनरल उसे मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। जिस जगह पर चियोक बंधी हुई थी वहाँ क्रिएचर पहुंच जाती है, मतलब कि उसकी माँ सेशिन वहाँ गई थी। चियोक तो बहुत डर गई थी। जैसे वो क्रिएचर उसे हमला करने वाली थी, चियोक चिल्लाती है, माँ रुक जाइए। वो अपनी माँ के लॉकेट को देख पाती है और चियोक ये देखकर समझ जाती है कि ये सच में उसकी माँ है। वो बहुत रोने लगती है। सेशिन मतलब कि वो क्रिएचर याद करने लगती है अपनी बेटी के साथ बिताए गए अच्छे पलों को, और चियोक ने ही अपनी माँ को वो लॉकेट पहनाया था। ये देखकर वो क्रिएचर उस लड़की को कुछ नहीं करती। ये देखकर लेफ्टिनेंट आदेश देता है, क्रिएचर पर गोली मारो। सोल्जर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर अपनी बेटी को बचाती है और सारी बुलेट्स उसे ही लगने लगते हैं और वो दर्द में चिल्लाती है। ये सब देखकर लेफ्टिनेंट हैरान हो गया था। जैसे ही गैस रिलीज किया जाता है, वो क्रिएचर चियोक के चेन को तोड़ देती है और उसे दूर फेंक देती है, जबकि सारे सोल्जर उस क्रिएचर पर गोली चलाते ही रहते हैं। चियोक अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर बहुत रो रही थी। टेसंग वहाँ पहुंच जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। टेसंग को भी ये जानकर झटका लगता है कि वो राक्षस चियोक की माँ है और ये सब कुछ हुआ था खतरनाक एक्सपेरिमेंट के वजह से। लेफ्टिनेंट कहता है, एक माँ के ममता के सामने हमारा ये सीरम कमजोर पड़ गया, और जनरल हानेडा को आदेश देता है कि चियोक को ढूंढ कर खत्म कर दो, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। टेसंग और चियोक वेंट के अंदर बैठे हुए थे और टेसंग चियोक को कैरेमल टॉफी खाने के लिए देता है। टेसंग उसे अपनी माँ के बारे में बताता है, कहता है कि उनकी आखिरी कही गई बातें मुझे अभी तक याद हैं कि मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल का था। टेसंग चियोक को समझाता है कि हमें फिलहाल यहाँ से जिंदा निकलना जरूरी है, हम प्लान बनाकर बाद में फिर आएंगे। जूनटेक से सोल्जर सारे लोगों का नाम पता कर लेते हैं और मैनेजर अपने ट्रक को एक जगह पार करता है तो सोल्जर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम गाड़ी यहाँ क्यों पार कर रहे हो। मैनेजर कहता है, मैं कमिश्नर का इंतजार कर रहा हूँ। मैनेजर शैंपेन का बोतल निकालता है और उस सोल्जर को ले जाता है पिलाने के लिए। चियोक किसी को नहीं मिल रही थी, लेकिन तभी सार्जेंट को 2 सोल्जर मिलते हैं बिना यूनिफॉर्म के, और कुछ सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं जहां चियोक के पापा और बाकी कैदी छुपे हुए थे। लेकिन ये तो बस वो चश्मे सोल्जर टेसंग और चियोक थे। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। फिर वहां पर वही सोल्जर आ जाता है मियोंगजा को लेकर, और अपने वादे के मुताबिक वो कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। टेसंग सभी से कहता है कि ट्रक उनका इंतजार कर रहा होगा और उनके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे, और जैसे ही 6 बजते हैं वो बार वाली औरत म्यूजिक चलाने लगती है। चियोक सभी मरे हुए सोल्जर को देखकर अपनी माँ को बुलाती है और पूछती है कि आपने ये सब क्या कर दिया। तभी वहाँ पर घायल टेसंग आता है जिसके शरीर से खून निकल रहा था। टेसंग के अंदर से टेंटेकल्स निकलने लगते हैं, मतलब कि वो मॉन्स्टर बन गया है जो चियोक के अंदर घुस जाते हैं, और वो टेसंग के म्यूटेटेड चेहरे को देखकर डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। मतलब कि ये बस उसका बुरा सपना था। वो अपने साफ सुथरे कमरे में थी। कंकालों के ढेर के ऊपर टेसंग को पड़ा हुआ देखते हैं। अब ये सब कुछ हुआ क्या, क्लियरली समझने के लिए हम प्रेजेंट वाली कहानी में आ जाते हैं। जब टेसंग 6 बजे पक्का वहां से निकलने का प्लान बनाता है, सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। नवोल लॉकर में से कीमती गमला निकालती है और बार वाली औरत गाना चलाती है। हॉस्पिटल में सभी कपड़े का रस्सी बनाकर नीचे उतरते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर सभी एरिया को चेक कर रहे थे भागे हुए कैदियों को ढूंढने के लिए। टेसंग चियोक से जाकर कहता है, अब नीचे उतरने की बारी तुम्हारी है। चियोक उसे कहती है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। वो टेसंग से पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तभी वहां पर एक सोल्जर पहुंच जाता है और सभी को भागते हुए देख लेता है, और एक गोली की आवाज सभी सुन लेते हैं। मैनेजर भी जो सोल्जर को फंसा के रखा हुआ था, वो भी आवाज सुनकर दौड़ के बाहर चला जाता है। चश्मे सोल्जर सभी को बचाने के लिए उसने उस सोल्जर को गोली मार दिया। आवाज सुनकर सार्जेंट हानेडा दौड़ते हुए दूसरे फ्लोर तक जाने लगते हैं जहाँ सभी छुपे हुए थे। टेसंग, चियोक और वो चश्मे सोल्जर तीनों आने वाले सोल्जर पर नजर रखते हैं, जबकि बाकी सभी रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। अब सोल्जर और उन तीनों के बीच गन फाइट शुरू हो जाती है और कमिश्नर डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अगर आपको सच में जानना है कि हॉस्पिटल में चल क्या रहा है तो आपको गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी होगी, या आप लेडी मायदा से ही पूछ लीजिए। पर वो इतना बता देता है कि जिस भी कोरियन को इस हॉस्पिटल में लाया जाता है वो जिंदा यहाँ से नहीं निकलता। सोल्जर्स उन तीनों पर गोली चलाते हैं, लेकिन बड़े ही चालाकी से वो तीनों मौके पर कुछ सोल्जर्स को मार गिराते हैं, जिससे हानेडा बहुत गुस्सा हो जाता है। पर टेसंग थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन
लेकिन वो चश्मे सोल्जर, उसे तो गोली लग गई थी। चेओक उस लड़के से कहती है तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, हिम्मत मत हारना। वो सोल्जर अपना टैग चेओक को दे देता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था और वो वहीं दम तोड़ देता है। चेओक ये सब देखकर एकदम टूट गई थी और सोचती है कि आखिर यहाँ जितने भी लोग कैद हैं उनकी क्या गलती थी, उसकी माँ को ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है। चेओक टेसंग से पूछती है कि बाहर जाने के बाद क्या गारंटी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेसंग कहता है आखिरी दम तक मैं अपने लिए लड़ूंगा। फिर एक आदमी बाहर आता है और कहता है सब लोग नीचे उतर गए हैं, बस आप दोनों बाकी हैं। चेओक नीचे चली जाती है और टेसंग कॉमरेड ली से कहता है कि हम सब नीचे नहीं जा सकते, किसी को तो ऊपर रहकर सोल्जर्स का ध्यान भटकाना पड़ेगा। तो वहीं सार्जेंट हानेडा को बताया जाता है कि उन लोगों को नहीं मारने क्योंकि डॉक्टर उन लोगों को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। चेओक और कॉमरेड ली के नीचे आते ही टेसंग रस्सी नीचे फेंक देता है और खिड़की बंद कर देता है। टेसंग हॉस्पिटल में रहकर जापानियों का ध्यान भटकाना चाहता है ताकि बाकी लोग ट्रक में बैठकर वहां से भाग पाएं। ना चाहते हुए भी चेओक को वहां से जाना पड़ता है और मैनेजर भी काफी उदास था कि उसके मालिक हॉस्पिटल के अंदर ही रह गए। लेकिन नवोल ने उसे पहले ही कह दिया था समय पर वहां से निकल जाना है, भले ही उनके मालिक पीछे रह गए हों। हानेडा गुस्से में पागल सभी को मारना चाहता है और ऑर्डर देता है कि अगर कोई भी दिख जाए उन्हें गोली मार देना। टेसंग अकेले सारे सोल्जर से लड़ता है और जैसे ही कमिश्नर हॉस्पिटल से निकलते हैं मैनेजर भी सारे सर्वाइवर्स को लेकर पीछे पीछे निकल जाता है। हानेडा को वो चश्मिश वाला सोल्जर मरा हुआ दिखता है लेकिन वहाँ बाकी लोग नहीं थे। टेसंग वेंट के रास्ते आगे बढ़ता है और सारे सोल्जर हर कोने से वेंट के अंदर घुसने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। टेसंग वेंट के रास्ते होते हुए कंकालों के ढेर के ऊपर गिर जाता है। नवोल उसी कीमती गमले को बेचने के लिए चली जाती है। जूनटे के पापा ट्रक आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे। एक ट्रक वहां रुकती है जो जूनटे को गिरा के चली जाती है। वो अभी भी बहुत सदमे में था और जूनटे की जान बच गई उसी कीमती गमले के वजह से जिसे एक सोल्जर ने खरीद लिया है। कमिश्नर के सामने उसकी गर्लफ्रेंड मियोंगजा को उतार दिया जाता है जो अपने सामने इशिकावा को देखकर चौंक गई थी और उसे वो गले लगा लेती है। कमिश्नर इशिकावा के कुछ लोग मैनेजर के ट्रक के पीछे जाते हैं बाकी सर्वाइवर्स को खत्म कर देने के लिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर और लेफ्टिनेंट को पता चल जाता है कि उन्हीं के बीच कोई धोखेबाज था जो टेसंग के संग मिलकर काम कर रहा था और उसी ने मियोंगजा को बाहर निकालने में मदद की। लेफ्टिनेंट उस बंधे हुए सोल्जर से पूछता है कि इस कप में पानी था, क्या तुमने उस पानी को पी तो नहीं लिया? वो कहता है कि वो तो यहीं बंधा हुआ था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि पहले हमें उस धोखेबाज सार्जेंट सोमा को पकड़ना है। वो बंधा हुआ सोल्जर कहता है कि सोमा, मियोंगजा, टेसंग और चेओक वो 4 लोग ही इस कमरे में आए थे, मतलब कि उन 4 लोगों में से किसी एक ने इस पानी को पिया है। हानेडा टेसंग को पकड़ लेता है और उस पर वो 4 बार गोली चलाता है। मैनेजर अपने पीछे कमिश्नर के ट्रक को आते हुए देख लेता है, इसीलिए अपने ट्रक को वो जोर से भगाता है और आखिर में वो उन सभी से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब होता है। बार वाली औरत हॉस्पिटल से सभी के आने की खुशी में मुफ्त में सभी को दारू पिला रही थी। वो दर्जी को देखकर अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद कमिश्नर के लोगों के ट्रक के सामने कुछ रिक्शा वाले चले जाते हैं और मैनेजर अपनी गाड़ी को लेकर आगे निकल जाता है। फिर जब आखिर में वो मैनेजर को पकड़ लेते हैं तो वो देखते हैं कि उसके ट्रक में कोई नहीं था। मैनेजर कहता है कि मियोंगजा के अलावा ट्रक पर कोई चढ़ा ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि फेस्टिवल वाले भीड़ में सभी लोग ट्रक से नीचे उतरकर दर्जी के दुकान में चले जाते हैं और खाली ट्रक लेकर मैनेजर निकल जाता है। इस वजह से कमिश्नर के लोगों को ट्रक में कोई नहीं मिला। नवोल उन सभी से कहती है कि आप लोगों को अब इस शहर से निकलना होगा। ली नवोल को बता देता है कि मालिक को वो नहीं बचा पाए। गुस्से में जापानी पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और जश्न मनाने वाले सभी लोगों को पीटने लगते हैं। चेओक देखती है कि पतझड़ का समय अब जाने वाला था और वो सोचती है क्या टेसंग जिंदा है या नहीं। लेडी मायदा को उसकी नौकरानी बताती है कि आज कमिश्नर थोड़े लेट से आएंगे क्योंकि कमिश्नर मियोंगजा के साथ होते हैं। लेडी मायदा डॉक्टर से मिलती है और उस पर गुस्सा करती है कि आपको एक हॉस्पिटल चाहिए था, मैंने ये हॉस्पिटल आपको बनवा कर दिया, एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने आपको वो भी दिए। डॉक्टर उसे माफी मांगता है लेकिन अब डॉक्टर से वो कहती है आपको रिजाइन दे देना चाहिए, आप वापस जापान चले जाइए। डॉक्टर दूसरा चांस मांगते हैं और उसे अपना रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें उसी राक्षस की तस्वीर थी और चेओक की माँ की तस्वीर थी जिस पर वो एक्सपेरिमेंट हुआ। मॉन्स्टर को नाइट्रोजन के मदद से बेहोश करके रखा जाता है और लेफ्टिनेंट बस इसी सोच में डूबा हुआ है कि किसने ये पानी पिया होगा। सार्जेंट सोमा पकड़े जाने के डर से शहर छोड़ने वाला था। टेसंग को होश आ जाता है पर वो थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन उसके बगल में हानेडा मरा हुआ था। टेसंग अपने पीछे काले फिंगरप्रिंट को छोड़ कर जा रहा था जो कि नॉर्मल तो नहीं है। इसके बाद हम उसी चश्मे सोल्जर की माँ को देखते हैं जिसे उसका सिलाई मशीन वापस लौटा दिया जाता है और उसमें उसके बेटे का टैग भी था जिसे देखकर वो रोने लगती है।
वो समझ गई थी कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। तो इस बीच हम देखते हैं कि वो पानी पीने वाली कोई और नहीं बल्कि मियोंगजा थी, जिसके अंदर वो नाजिन था जो उसके सिर में चला जाता है। फिर हम कुछ दिन के बाद रास्ते में मियोंगजा को देखते हैं जो खून में लथपथ आधी रात में चल रही थी और लेडी मायदा मियोंगजा से कहती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हारे बच्चे की भी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आती है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है और उसे जेल में जानवरों की तरह फेंक दिया जाता है। मियोंगजा आधी रात में एक आदमी पर हमला करती है और उसे मार देती है क्योंकि अब वो मॉन्स्टर बन गई थी। कमिश्नर को जब होश आता है तो मियोंगजा उसके पास नहीं थी। हॉस्पिटल में लेफ्टिनेंट देखते हैं कि क्रिएचर को होश नहीं आ रहा, शायद उन लोगों ने ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है। वहाँ लेडी मायदा को लाया जाता है और एक औरत को यहाँ देखकर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि बाहर वालों का अंदर आना मना है, खासकर ऐसे इलाकों में। डॉक्टर बताते हैं कि लेडी मायदा की बदौलत ही हॉस्पिटल चल रही है। लेडी मायदा उस राक्षस को देखती है और उसे उसके नाम से पुकारती है। सेशिन जाग जाती है और हमला करने ही वाली थी लेकिन नहीं करती। जून टेक जेल में हुए टॉर्चर के वजह से अभी भी ट्रॉमा में था। दूसरी तरफ शहर के सभी व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। चेओक सुबह में टेसंग के दुकान के सामने आती है लेकिन दुकान बंद था। नवोल अपने मालिक को याद कर रही थी। बाकी सोल्जर देखते हैं कि हानेडा की हालत बहुत खराब है, वो जिंदा है लेकिन उसे इलाज की जरूरत है। हानेडा कहता है टेसंग को जान से मार दो। टेसंग जो बहुत घायल था वो दूसरे कमरे में आ जाता है जहाँ सोल्जर के यूनिफॉर्म को रखा गया था। वो उन्हीं में से एक यूनिफॉर्म को पहन लेता है और सभी पर नजर रखता है। वहाँ वो लेडी मायदा को भी देखता है। कुछ सोल्जर डॉक्टर से बात करने चले जाते हैं और मौका देकर टेसंग लेडी मायदा को अकेले में देखकर उसे बात करता है और उससे मदद चाहता है। सोल्जर डॉक्टर को बताते हैं कि उनके बीच में एक धोखेबाज अभी भी छुपा हुआ है। डॉक्टर जब अपने केबिन में आते हैं तो लेडी मायदा वहाँ नहीं होती। वो सभी से कहता है लेडी मायदा का पता लगाओ। टेसंग लेडी मायदा के साथ बाहर आता है और ड्राइवर को बंदूक दिखाकर कहता है अपना काम करो, गाड़ी चला। लेकिन वो लोग तो गेट से निकले भी नहीं थे कि टेसंग इतना घायल हो गया था कि वो बेहोश हो जाता है। ड्राइवर पूछता है कि गाड़ी को रोक दूं, लेकिन लेडी मायदा कहती है शहर चलो। चेओक दुकान के बाहर बैठकर इंतजार करती है और उसके पापा उसे समझाते हैं कि अब शायद टेसंग वापस कभी नहीं आएंगे। हमें उस औरत को ढूंढना था जो हमने कर दिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेओक कहती है कि टेसंग अंदर आया क्योंकि हम लोगों ने ही कहा था। मियोंगजा हॉस्पिटल के अंदर है और टेसंग ने ही सबकी जान बचाई। अब अपने पापा को बताती है कि वो अपनी माँ से मिली थी और वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। लेडी मैदा को देखने के बाद सेशिन बहुत गुस्से में थी। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि लगता है वो अपनी बेटी को देखना चाहती है। चेओ के पापा अपनी पत्नी के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस मैनेजर को बिजली के झटके देखकर टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि तुमने जिन सर्वाइवर्स को बचाया वो कहाँ है, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? लेकिन मैनेजर कुछ नहीं बताता। मैनेजर के नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं और ये सब से उसे नवोल की कही गई बातें याद आ जाती है जो उसी वक्त वो कह रही थी और जापानी लोगों के टॉर्चर करने के तरीके को समझा रही थी। इतने टॉर्चर के बाद भी मैनेजर कुछ नहीं बताता। टेसंग को होश आता है लेडी मायदा के घर पर। वो आकर उसे बताती है कि तुम यहाँ 4 दिन से हो, हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ तुम्हें वो करना नहीं चाहिए था, दूसरों के लिए तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाली। टेसंग कहता है कि उसने हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि लोगों को वहाँ टॉर्चर किया जाता है तो उसे रहा नहीं गया। लेडी मैदा कहती है तुम कोरियन हो इसलिए ये सब कह रहे हो। टेसंग कहता है कि ये बात किसी देश के होने ना होने से नहीं है, बल्कि ये बात इंसानियत की है। कमिश्नर को पता चलता है कि कई लोगों की जान जा रही है और उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है और उन सभी बॉडीज का दिमाग निकाल दिया गया था। फिर वहाँ लेफ्टिनेंट आते हैं। नवोल काफी गुस्से में थी क्योंकि लोग उसके मालिक के मरने की अफवाह फैला रहे थे। टेसंग वहाँ अचानक पहुंच जाता है जिसे देखकर नवोल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दोनों अभी भी झगड़ते ही रहते हैं। मैनेजर को अधमरा करके वापस जेल में फेंक दिया गया था, जिसके बाद अब बार वाली औरत की बारी थी। लेकिन तभी वहाँ टेसंग पहुंच जाता है और वो अंदर जाकर कहता है कि उसे कमिश्नर से मिलना है। फिर वो और कमिश्नर बात करते हैं और कमिश्नर उसे पूछते हैं कि जिन कोरियन लोगों की तुमने जान बचाई वो कहाँ है। टेसंग बस बात को टालते रहता है और कुछ नहीं बताता। कमिश्नर उसे समझाते हैं कि दूसरे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। लेकिन हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से टेसंग अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब डर के जीना नहीं चाहता। मियोंगजा की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी। कमिश्नर जब घर आता है तो उसकी नौकरानी मरी हुई थी और उसके सिर में
एक छेद था, मतलब कि उसका दिमाग गायब था। यही सब देखकर कमिश्नर टेसंग से पूछते हैं, मुझे बताओ उस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। टेसंग इतना बड़ा टॉप सीक्रेट फ्री में कमिश्नर को नहीं बताना चाहता। उसने कमिश्नर का दिया हुआ काम कर दिया और वो बस चाहता है कि कमिश्नर शहर के लोगों को छोड़ दे। इसके बाद सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। टेसंग मैनेजर को जेल से बाहर निकालता है और सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं और कमिश्नर दोबारा से उसी पुलिस ऑफिसर को कहता है, टेसंग पे नजर रखना। चेओक अपने घर से बाहर निकलती है खाना खरीदने, तभी उसे मिलने के लिए टेसंग पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान थी। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि अब तो उसे भी टेसंग से प्यार हो गया था। कमिश्नर अपनी पत्नी लेडी मैदा से हॉस्पिटल के अंदर चल रहे चीजों के बारे में पूछते हैं, मगर वो कुछ भी जानने से और बताने से इनकार करती है। वो कमिश्नर को याद दिलाती है कि उनकी ये शादी बस एक समझौता है। लेडी मैदा एक जापानी है और उसे बस कोरिया आना था, इसलिए वो कमिश्नर से शादी की और कमिश्नर को एक बड़े परिवार का बैकअप चाहिए था। लेडी मैदा कहती है कि आप उस औरत के साथ क्या करते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उसके पेट में आपका बच्चा है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। कमिश्नर अपनी पत्नी से कहते हैं कि टेसंग को यहाँ रखकर उसकी देखभाल करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करता है। उसका नाम चेओक है। टेसंग चेओक दोनों एक फास्ट फूड ठेले के सामने होते हैं और चेओक के हाथ को वो पकड़ना चाहता था और वो बस स्माइल करते रहती है। तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए लेडी मैदा आती है और वो पुलिस ऑफिसर जिसे पीछा करने के लिए भेजा गया था मियोंगजा उसके पीछे पड़ जाती है और उसके आंख को नोच देती है। टेसंग चेओक वहां पहुंच जाते हैं और लेडी मैदा लेफ्टिनेंट के ऑफिस में नाजिन को देखती है। इसके बारे में लेफ्टिनेंट बताता है कि उन्हें ये बर्फीले पहाड़ों के गहराइयों में मिला। नाजिन जैसे ही किसी के दिमाग में जाता है वो सेशिन जैसा बन जाता है, वो एक शिकारी बन जाता है। वो दूसरों पर हमला करता है और उसके दिमाग को खाने की कोशिश करता है। मियोंगजा उन दोनों पर भी हमला करने वाली थी। लेडी मैदा पूछती है कि सेशिन इतनी भयानक क्यों दिखती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं क्योंकि उसमें एंथ्रेक्स नाम का सीरम इंजेक्ट किया गया था और कमजोरी की बात की जाए तो उन्हें आग और धूप पसंद नहीं है और नाइट्रोजन उन्हें कमजोर बनाता है। टेसंग मशाल लेकर मियोंगजा को खुद से दूर रखता है और चेओ कहने लगती है कि हॉस्पिटल में इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। वो पुलिस ऑफिसर एक फ्लेयर फायर करता है जिसकी खबर कमिश्नर को लग जाती है। मियोंगजा अचानक वहां से भागने लगती है और सभी पुलिस लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेफ्टिनेंट लेडी मैदा को सेशिन की बेटी के बारे में बताते हैं जो उसे 10 साल से ढूंढ रही थी और जैसे ही उस क्रिएचर ने अपनी बेटी को देखा उसके जज्बात बाहर आ गए। उसकी बेटी का नाम चेओक है, वो एक जासूस है और लेडी मैदा याद करती है ये तो वही औरत है जिसे टेसंग पसंद करता है। दूसरी तरफ सारे पुलिस ऑफिसर मियोंगजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और भागते हुए वो जंगल की तरफ पहुंच जाती है और वो चिल्लाते रहती है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। अब हमें इंसानों के ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जाता है। लेफ्टिनेंट बताते हैं कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्हें नाजिन के बारे में पता चला। एक्सपेरिमेंट के दौरान सैंपल को एक प्रिजन में फैला दिया गया था और उसके कांटेक्ट में आते ही सभी लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। मतलब कि नाजिन का मिलना बस एक इत्तेफाक था। लेडी मैदा लेफ्टिनेंट से कहती है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी कि तुम इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बन जाओ और तुम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसे जारी रखो। बदले में वो लेफ्टिनेंट से बस इतना ही चाहती है कि वो इस क्रिएचर यानी कि सेशिन को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो हमेशा लेडी मैदा की बात माने। मियोंगजा जंगल में पुलिस से बचकर भाग रही थी लेकिन आखिर में पकड़ी जाती है और कमिश्नर वहां पहुंच जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड शहर में लोगों को मार क्यों रही है। वो कमिश्नर से मदद की भीख मांगती है। कमिश्नर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने 10 लोगों की जान ली है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस बच्चे को अपनाऊंगा। वो उसे डांट कर कहते हैं उस पिंजरे में चली जाओ, लेकिन तभी मियोंगजा को गुस्सा आता है और वो कमिश्नर पर हमला करती है और उसे मार डालती है। अब बदले में सभी लोग उस पर गोली चलाते हैं और उसे वहीं घायल छोड़कर चले जाते हैं। कमिश्नर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और टेसंग उसी पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिस पर मियोंगजा ने हमला किया था। चेओक अपने घर आती है लेकिन उसके पापा वहां पर नहीं थे। उसे एक चिट्ठी मिलता है जिसमें उसके पापा लिखते हैं कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी पत्नी को ढूंढने। उसके पापा हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच जाते हैं और सोल्जर से कहते हैं कि जिस औरत पर मॉन्स्टर बनने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो मेरी पत्नी है। चेओक के पापा को अंदर लाया जाता है और लेफ्टिनेंट उसे पूछते हैं क्या तुम सेशिन के पति हो। वो उसे उसकी पत्नी से मिलवाता है जो कैदी पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। वो अपनी पत्नी के गले पर लॉकेट देखता है और वो काफी गुस्सा हो गया था। वो लेफ्टिनेंट को मारने ही वाला था और उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसे जेल में बंद करके रखा जाता है और लेफ्टिनेंट सोल्जर से कहता है कि चेओक को यहाँ पर लाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। चेओक टेसंग के घर पर पहुंच गई थी अपने पापा के चिट्ठी को लेकर।
पर और हॉस्पिटल जाने की वो सोचता है, लेकिन नवोल उसे जाने से मना करती है। नवोल उस पुलिस ऑफिसर पे चिल्लाती है कि इतना सब कुछ हो गया, तुम अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे, उस लड़की की मदद नहीं करोगे उसके पापा को ढूंढने में। टेसंग मैनेजर को यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कहता है और वो कहने लगता है कि वो हॉस्पिटल को करीब से देखा है कि वहाँ इंसानों के साथ क्या होता है, इसलिए वो खुद इंसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाना चाहता है। दूसरी तरफ कमिश्नर का उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। डॉक्टर भी चिंता कर रहे थे कि वो कमिश्नर को नहीं बचा पाएंगे। ये सारी बात वो लेडी मायदा को बताते हैं, लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका पति जिए या मरे। लेडी मायदा को सेशन की एक तस्वीर मिलती है और उसे मिस्टर शीरो की तरफ से एक और संदेश आता है। टेसंग और चियोक एक दूसरे से बात करते हैं और टेसंग चियोक को बताता है कि कमिश्नर की हालत बहुत बुरी है और मियोंगजा को दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया गया है। टेसंग उसे अपना लॉकर दिखाता है जहाँ वो गिरवी रखे सामानों को रखता है और बताता है कि हर सामान की एक कहानी है। वो एक ब्रेसलेट निकालता है और चियोक को पहना देता है और कहता है इसे रख लो, और ये भी कहता है अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। चियोक उसे वादा करने के लिए कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई भी पहले मर जाता है तो दूसरे को उस इंसान को जिंदगी भर याद रखना होगा। चियोक को मरने का डर नहीं है, बल्कि उसे इस बात का डर है कि अगर वो चली जाएगी तो उसे याद रखने वाला कोई नहीं होगा। टेसंग उसे कहता है ये नौबत कभी नहीं आएगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चियोक उसे गले लगा लेती है और इसके बाद जिसका इंतजार था वो दोनों किस करते हैं। टेसंग थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है और नवोल दुकान की जिम्मेदारी बोमो को देकर बाहर चली जाती है। टेसंग अपने दोस्त जूनटेक से मिलने के लिए जाता है जो अपने दोस्त को देखकर उसे गले लगा लेता है। तब हम अगले दिन कमिश्नर के अंतिम संस्कार को होते हुए देखते हैं जहां डॉक्टर इचिरो भी आए हुए थे और देखते हैं कि डॉक्टर लेडी मैदा के कहने पर कमिश्नर के शरीर पर कुछ इंजेक्ट कर देते हैं। टेसंग अखबार में देखता है कि कमिश्नर की मौत हो गई है और उसका इल्जाम एक जापानी औरत पर लगाया गया था, मियोंगजा पर। जूनटेक कहने लगता है कि ये लोग रुकेंगे नहीं, अब ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे। जूनटेक टेसंग से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है, तुम करना क्या चाहते हो। टेसंग कहता है कि कोई है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ और उसे बचाने के लिए मुझे जान की फिक्र नहीं है। टेसंग बाकी के कॉमरेड से मिलता है। चियोक बंदूक लेकर पहुंच जाती है कमिश्नर के फ्यूनरल में और वो डॉक्टर के सिर में गोली मार देती है और अपनी माँ का बदला लेती है। चियोक को भी गोली मार दिया जाता है तो वहीं बेसमेंट में सेशिन गुस्से में दरवाजा पटक रही थी और वो बाहर निकल आती है। टेसंग सभी विरोधियों के साथ मिल गया था और वो सभी उस इवेंट में जाने का प्लान करते हैं जहां जापानी लोग मिलने वाले थे। टेसंग उन लोगों से बम मांगता है और कहता है कि वो इस बम का इस्तेमाल हॉस्पिटल में करना चाहता है। वो उस हॉस्पिटल को नक्शे से मिटा देना चाहता है। बार वाली औरत वहां आती है और टेसंग को चियोक के बारे में बताती है, जिसके बाद वो भागते हुए वहां से निकलता है और कमिश्नर के फ्यूनरल तक पहुंचता है जहां उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है। बेसमेंट में सभी मॉन्स्टर पर नजर रखे हुए थे जो अब भाग चुकी थी। पुलिस ऑफिसर टेसंग को बता देता है कि डॉक्टर को गोली मारने के बाद बाकी के पुलिस चियोक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक वहां से गायब हो गई। पुलिस ऑफिसर टेसंग के दुकान तक पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती छानबीन करने लगते हैं। अंदर में मैनेजर सोया हुआ था। टेसंग उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अब हम दोनों ना मिले उसी में भलाई है, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन वो पुलिस उसे बता देता है कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है। बोमो ये सब कुछ देखकर बहुत डर गया था और वो एक जापानी आदमी को फोन करता है और कहता है कि आपने वादा किया था कि आप मुझे टोक्यो भेज देंगे, मुझे जापान जाना है। लेकिन वो आदमी फोन कट कर देता है और ये सब कुछ मैनेजर सुन लेता है। वो समझ गया था कि बोमो उन्हें धोखा दे रहा था। मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए लेफ्टिनेंट कहता है उसके लिए खाना लेकर आओ, लेकिन उनके पास तो एक भी कैदी है नहीं, इसीलिए वो लोग चियोक के पापा को बाहर निकालने जाते हैं। लेकिन वो उन लोगों से लड़के उन पर गोली चला देता है और चियोक से मिलने के लिए लेडी मायदा आती है। चियोक की खबर किसी को नहीं लगती। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन पता चला कि पुलिस लोग चियोक को अब नहीं ढूंढ रहे। आखिर ऐसा क्यों? सब लोग यही सोच रहे थे। नवोल अपने मालिक को एक कागज देती है और कहती है आपसे मिलने कोई आया है। लेडी मायदा उसे मिलने आती है। नवोल मैनेजर से पूछती है कि बोमो दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गया? मैनेजर कहते हैं कि उसके बारे में मत ही पूछिए। लेडी मायदा पूछती है क्या हम नवोल पर भरोसा कर सकते हैं? टेसंग कहता है कि वो परिवार जैसी ही है, लेकिन लेडी मायदा कहती है पर खून का रिश्ता तो नहीं है, वो तुम्हें धोखा भी दे सकती है। वो टेसंग से कहती है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसे मत ढूंढो, वो मर चुकी है। वो टेसंग से कहती है कि पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी क्योंकि तुम खुद के लिए जीते थे, यही तुम्हारी ताकत थी, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद
तुम बदल गए हो, चेओ को भूल जाओ। टेसंग उसे पूछता है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी चेओ को ढूंढने में, आपको कैसे पता चल गया कि वो मर गई है। लेकिन लेडी मैदा कुछ भी कहने से इनकार करती है और यहाँ वहाँ की बस बातें करने लगती है कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन टेसंग उसे वादा करता है कि वो चेओ को ढूंढ निकालेगा। वो उनसे पूछता है कि मैं आपको पसंद क्यों हूँ, आप राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, आप जापानी हैं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं। लेडी मैदा बस उसकी भलाई चाहती है। टेसंग को नवोल के बारे में वो बता देती है कि तुम्हारी माँ के बारे में जापानियों को बताने वाली नवोल ही थी। देखते हैं कि उसे भी जूनटे की तरह टॉर्चर किया गया था, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने टेसंग की माँ के बारे में जापानियों को बता दिया। मैनेजर को भी टॉर्चर होने के बाद वो सब कुछ बताने के लिए राजी हो गया। बोमो भी डर के मारे टोक्यो जाना चाहता है और वो टेसंग से पूछती है कि तुम इन लोगों को अपना परिवार मानते हो और इन लोगों के लिए तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं ही हूँ जो अभी भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। टेसंग डट कर खड़ा रहता है और अपने लोगों का साथ देता है, कहता है कि इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जिंदा रहना चाहते थे। टेसंग अंदर आता है और नवोल अपने मालिक से पूछती है, आपको मेरे बारे में क्या पता था कि मैंने ही आपकी माँ के बारे में बताया। टेसंग कहता है, माँ के जाने के बाद ही मुझे आपके बारे में पता चला। फिर भी उसने नवोल को अपने साथ रखा क्योंकि वो जानता था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्रिएचर को खिलाने के लिए चेओ को लाया जाता है और गुस्से में वो मॉन्स्टर ऊपर के जाली को तोड़कर बाहर आ जाती है। चेओक बताती है कि वो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी जिंदगी बहुत ही सिंपल हो। लेडी मैदा से बात करती है और वो कहती है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है और वो कबूल करती है कि वो सेशिन को जानती है। बोमो गिल्ट में सबको सच कह देता है और कहता है वो जानता है चेओ कहाँ है, लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करना चाहते। टेसंग उसे पूछता है वो कहाँ है। टेसंग जाने से पहले अपनी दुकान की चाबी नवोल को दे देता है और अपने विरोधियों से मिले सभी बम को रख लेता है। फिर वो और जूनटेक हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। टेसंग जूनटे को जाने से मना करता है और कहता है कि वो वापस जरूर लौटेगा और वो दोनों एक साथ बार में बैठकर दारू भी पिएंगे। एक रिक्शा वाला अपने रिक्शे को हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़ा करके भाग जाता है और सोल्जर चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चेओक उसे लेफ्टिनेंट के सामने लाया जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि तुम अब यहाँ से जिंदा बच के निकल नहीं पाओगी। चेओक उसे पूछती है कि तुम्हें किस बात का घमंड है, तुमने कितने मासूमों की जान ली है। लेफ्टिनेंट कहता है इसमें मुझे कितना ज्ञान हासिल हुआ है, लेकिन ये बात तुम जैसी अनपढ़ नहीं समझ पाओगी। मॉन्स्टर जाली तोड़कर बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल के बाहर रखा हुआ रिक्शा ब्लास्ट कर जाता है। सेशिन जोर से दहाड़ती और सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। बाहर सोल्जर के घायल होने के बाद टेसंग हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और अंदर में मॉन्स्टर सभी सोल्जर को खिलौने की तरह पटक के मार देती है। सेशिन को रोकने के लिए लेफ्टिनेंट चियो को गन पॉइंट में पकड़ लेता है और अपने बाकी सोल्जर से कहता है गोली चलाने। चियो ये देखकर चिल्लाने लगती है और लेफ्टिनेंट उसे लेकर बाहर चला जाता है। साजीमोटो अब जापान जाकर अपना एनाटॉमी बुक लिखने वाला है। सेशिन की तस्वीर भी वहीं पर थी, जिसे देखकर एक दूसरा सोल्जर कहता है कि पता नहीं था कि ये औरत इतनी खूबसूरत है, तभी तो उसका पति 10 साल के बाद भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया। साचीमोटो हैरान हो जाता है कि सेशिन का पति यहाँ आया है। चियो के पापा वेंट के अंदर बैठे होते हैं, सभी पर नजर रखते हैं और उन्हें गैसोलीन मिलता है। टेसंग वेंट के अंदर आता है और वो बम निकालने लगता है। तभी वो और चियो के पापा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट सारे सोल्जर से कहते हैं नाइट्रोजन गैस रिलीज करो। चियो के पापा समझ जाते हैं कि उसकी बेटी इस हॉस्पिटल में है, इसलिए टेसंग यहाँ आया है। टेसंग उन्हें शंघाई जाने का टिकट देता है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग पाएं। चियो को बचाने के लिए वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाती है, लेकिन उस पर नाइट्रोजन गैस छिड़का जाता है। साचीमोटो भी ये सब कुछ देख रहा था और ये बात वो दोनों भी सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि चियो कहाँ है। वो टेसंग से बम का बैग ले लेता है और कहता है तुम चियो को लेकर यहाँ से निकलो। वो उसे टिकट वापस दे देता है और कहता है कि तुम लोग अभी जवान हो, मेरा तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। लेफ्टिनेंट को अपने लैब में से कुछ लेना था और वो अपने सोल्जर से कहते हैं लड़की को ले जाने। चियो को बचाने के लिए वहाँ टेसंग पहुंच जाता है तो वहीं लैब में लेफ्टिनेंट अपने बक्से में से सैंपल रखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेशिन पहुंच जाती है और लेफ्टिनेंट भाग जाता है। चियो के पापा बॉम्ब में आग लगा देते हैं। लेफ्टिनेंट भाग रहा था तभी उसे म्योंगजा जेल में बंद मिलती है। उसके पेट में दर्द हो रहा था। चियो कभी किसी तरह बाकी सोल्जर को मार देती है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और चियो के पापा अपना लॉकेट निकाल कर टांग देते हैं और तभी वहाँ पर उसकी पत्नी सेशिन पहुंच जाती है और उस लॉकेट को देखने लगती है। वो अपनी पत्नी के सामने आता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद सारे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरा का पूरा नीचे फ्लोर ब्लास्ट हो जाता है। चियो अपने मम्मी
पापा से मिलना चाहती थी, लेकिन टेसांग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा निकालूंगा। ये सुनते ही वो रोने लगती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके पापा अब नहीं रहे। लेडी मायदा को खबर मिलती है कि हॉस्पिटल में धमाका हुआ है। वहाँ फायर फाइटर पहुंच जाते हैं आग पर काबू पाने, तो वहीं क्रिएचर का कोई नाम और निशान नहीं मिलता। साचीमोटो टेसांग और चियोक दोनों को बाहर निकालने का रास्ता दिखा देता है और आखिर में वो चियोक से माफी मांगता है सेशन के बारे में सच न बताने को लेकर। और भगदड़ का फायदा उठाकर टेसांग और चियोक हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। नवोल और बाकियों को खबर मिलती है कि उसके मालिक सुरक्षित हैं, जिसके बाद वो एक बैग में पैसा और सोना भर देती है और डिलीवर करने के लिए जाती है, लेकिन बोमो कहता है वो अपने साइकिल से जल्दी पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो अपने साइकिल से निकलता है कोई उस पर नजर रखे हुए था। टेसांग मिस्टर वोंग से मिलता है जो उसे एक चाबी देता है। फिर वहां पर चियोक का वांटेड पोस्टर वो देखता है जिसे वो फाड़ के अपने पास रख लेता है। चियोक टेसांग के साथ और आगे नहीं जाना चाहती क्योंकि अब वो जब तक जिंदा रहेगी उसे यहाँ से भागते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने डॉक्टर की जान ली है। अगर वो पकड़ी गई तो उसे मार दिया जाएगा और ये सब में वो टेसांग को नहीं फंसाना चाहती। टेसांग उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी देखभाल करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। अब बम धमाके के बाद एक सोल्जर को होश आता है और एक गेट को टूटा हुआ देखता है और वो काफी घबरा गया था कि इसका मतलब ये हुआ कि मॉन्स्टर अब शहर में खुला घूम रही है। बोमो का कुछ लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन वो किसी तरह बैग लेकर टेसांग और चियोक तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो गाड़ी भी आ जाती है और वो सभी लोग अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे। लेडी मायदा बाहर आती है और कहती है कि तुम जिसे पाना चाहते थे वो तुम्हारे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरे हॉस्पिटल को जलाना नहीं चाहिए था। टेसांग उसे पूछता है तो जो आप हॉस्पिटल के अंदर कर रही थी वो सब ठीक था। लेडी मायदा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम मुझसे दूर चले गए। पहले भी मेरा एक दोस्त मुझसे दूर चला गया था और उसकी वजह थी सेशन, इसीलिए आज वो दोनों को मार देगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और उसके गुंडे दोनों पर हमला करने लगते हैं। टेसांग और चियोक मिलकर लेडी मायदा के गुंडों से लड़ते हैं, लेकिन उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पर तभी वहां पर सेशन पहुंच जाती है अपनी बेटी को बचाने और वो एक एक कर सभी पर हमला करती है और उन्हें मार डालती है। लेकिन इस सब में उसका एक हाथ कट जाता है। सेशन को ये लगता है कि टेसांग भी बुरा इंसान है, इसीलिए वो अपने टेंटेकल से उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन चियोक सामने आ जाती है और वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को जख्मी कर देती है। चियोक अपनी माँ को रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो इस आदमी से प्यार करने लगी थी। चियोक बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी और वो टेसांग से कहती है कि अब शायद उसका समय आ गया है। वो मर जाती है और टेसांग पूरी तरह टूट जाता है। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। अब अगले दिन जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से उजड़ चुका था। लेफ्टिनेंट को ढूंढते हुए उसके लैब तक पहुंच जाते हैं और वो लेफ्टिनेंट को मियोंगजा के साथ देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म देती है। कमिश्नर के फ्यूनरल सेरेमनी में जून टेक लेडी मैदा को एक एनवलप देता है और कहता है मेरे दोस्त ने ही ये भिजवाया है और वो दोस्त टेसांग है। उसका नाम सुनकर वो चौंक गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात वो मर गया होगा। लेटर में लिखा हुआ था फेयरवेल। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर मैनेजर था और वहाँ पर कई गुलदस्ते रखे हुए थे जिन पर टेसांग, चियोक और बाकी लोगों के नाम लिखे हुए थे। लेडी मायदा डरने लगती है क्योंकि हर जगह बॉम्ब लगा हुआ था। वो जैसे ही निकलती है बॉम्ब फट जाता है। टेसांग, जून टेक एक साथ दारू पी रहे थे, अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो टेसांग की बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे सच्चा देशभक्त कहते हैं। लेकिन टेसांग तभी अपने पुराने रूप में आ जाता है और कहता है मुझे देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम टेसांग है और मैं अपना हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर चलाता हूँ। टेसांग अपने दुकान तक जाता है और वहाँ एक बाइक की आवाज सुनता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चियोक वापस आ गई हो, लेकिन वो तो जा चुकी थी। वो अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था और चियोक को याद करके वो रोने लगता है। कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कोरिया आजाद हो गया। लेफ्टिनेंट लेडी मायदा से मिलने के लिए आते हैं जो जिंदा है लेकिन व्हीलचेयर पे है। लेफ्टिनेंट उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है और डॉक्टर और नर्स जापान लौट रहे हैं। लेडी मैदा को भी जापान जाने का फैसला ले लेना चाहिए। लेडी मैदा का आधा चेहरा जल चुका था और लेफ्टिनेंट उसके सामने वही पानी छोड़कर चले जाते हैं। अंडर वाटर हम सेशिन और उसकी बेटी को देखते हैं जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने शरीर के अंदर से नाजिन निकाल देती है और चियोक के अंदर चला जाता है। इसके बाद चियोक जो मर गई थी उसे होश आ जाता है। एक टीवी में कोरिया के इतिहास को दिखाया जाता है, आजादी से लेकर प्रेजेंट समय तक। फिर हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जो खिड़की खोलता है और कोई उसे हो जे नाम से पुकारता है, लेकिन ये तो दिखने में बिल्कुल टेसांग की तरह लगता है। और ये सीजन 1 की कहानी यहीं खत्म होती है। वैसे मुझे तो ये शो बहुत अच्छा लगा। मॉन्स्टर्स के साथ साथ कैरेक्टर्स पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। ड्रामा बहुत
स्ट्रांग है और हॉस्पिटल के ब्लास्ट होने पर दिल को बहुत ठंडक मिलती है, साथ साथ लेडी मैदा के जले हुए चेहरे को भी देखकर। लेकिन अगर वो मर गई होती तो अच्छा होता। वैसे भी वो बच कैसे निकली, और हो सकता है कि लेफ्टिनेंट ने उसे जो पानी दिया है उसमें नाजिन हो सकता है, जिसे पीकर वो ताकतवर बन जाएगी, फिर उसे व्हीलचेयर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। चेयोक भी जिंदा हो गई और वो अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहेगी। मियोंगजा के बच्चे को कैसे भूल सकते हैं? पता नहीं उसका बच्चा कैसा होगा, इंसान या फिर मॉन्स्टर या फिर स्वीट होम के ह्यूंसू की तरह। और लास्ट में आजाद कोरिया में हमने जिसे देखा वो कौन था? क्या वो टे सांग ही है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि सीजन 1 की कहानी 1942 के समय की है और ये समय मुझे प्रेजेंट का लगता है। तो शायद ये उसका बेटा हो सकता है, पता नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन उस लास्ट सीन को देखकर लगता है कि मेकर्स के पास विजन बहुत क्लियर है सीजन 2 को लेकर, और शायद सीजन 2 में कुछ ग्रैंड और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, वो भी प्रेजेंट समय में। देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।